दोस्तों, आज आप सुनेंगे रॉबिन हुड नॉवल का दूसरा और आखिरी भाग। अगर आपने इसका पहला भाग अभी तक नहीं सुना है तो उसे सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। अध्याय 7। कुछ दिनों बाद एक दिन की बात है। रॉबिन हुड और लिटिल जॉन घूमते घूमते उसी नदी के पुल पर जा पहुंचे। एक पेड़ के नीचे बैठकर दोनों बातें करने लगे। अभी वे बातें कर ही रहे थे कि उन्होंने देखा एक आदमी उन्हीं की तरफ आ रहा है। उन्होंने सोचा कि ये कहीं कोतवाल का आदमी ना हो। दोनों एकदम सावधान हो गए और उस आदमी के अपने नज़दीक पहुंचने का इंतज़ार करने लगे। लेकिन जब वो उनके नज़दीक आया तो रॉबिन हुड को उसकी सूरत कुछ जानी पहचानी सी मालूम हुई। वो आदमी भी बड़े ही गौर से उसे घूर रहा था। फिर दोनों के चेहरों पर मुस्कान दौड़ गई और दोनों ने लपक कर एक दूसरे को गले लगा लिया। ये रॉबिन हुड का चचेरा भाई था बिल। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था और अब दोनों एक दूसरे से मिलकर खुशी से पागल हुए जा रहे थे। ये वही बिल था जिसके साथ रॉबर्ट और मेरियन बचपन में जंगलों में खेला करते थे। बिल को सामने पाकर रॉबिन हुड को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका बचपन वापस लौट आया हो। दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे से अपने दिल का हालचाल कहते रहे। जब वे जी भरकर बातें कर चुके तो रॉबिन हुड ने पूछा, अरे लेकिन बिल, ये तो बताओ कि तुम यहाँ आए किस लिए थे? तुमसे मिलने और किस लिए? लेकिन तुम जानते हो ना कि मैं एक नामी लुटेरा हूँ और मुझे पकड़ने के लिए कोतवाल ने इनाम भी रखा हुआ है। हाँ हाँ भाई, मैं सब जानता हूँ, लेकिन उस गांव में रहना अब मेरे लिए संभव नहीं रह गया है। इसीलिए मैं तुम्हारी तलाश में निकला था। अब जब तुम मिल गए हो तो मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। मैंने सुना है कि तुम्हारे दल में बहुत सारे लोग हैं। मुझे भी अपने दल में शामिल कर लो भाई। रॉबिन हुड भी भला अपने भाई को कहाँ छोड़ने वाला था। उसने उसे भी अपने दल में शामिल कर लिया। और सिर्फ बिल ही नहीं, जितने भी बहादुर और हिम्मती आदमी उसे मिलते थे और उसके साथ रहना चाहते थे, वो उन्हें खुशी खुशी अपने दल में शामिल कर लिया करता था। अगर उसे कहीं से पता चलता कि अमुक आदमी बड़ा भारी तीरंदाज है या अच्छी लाठी या भाला चलाना जानता है या बहुत बड़ा पहलवान है, तो वो खुद उसके पास जाता था और उसे अपने दल में शरीक कर लेता था। एक दिन रॉबिन हुड ने सुना कि नॉटिंघम शहर से कुछ दूर एक ईसाई मठ है जिसमें एक पादरी रहता है। वो बड़ा ही बहादुर और लड़ाई में निपुण है। आज तक वो जिससे भी लड़ा कभी हारा नहीं है। रॉबिन हुड ने उसे फौरन अपने दल में शामिल करने का निश्चय किया और उससे मिलने के लिए चल पड़ा। चलते चलते वो एक नदी के किनारे पहुंचा, लेकिन उस नदी पर कोई पुल नहीं था। वो सोचने लगा कि नदी को कैसे पार करे। अगर वो तैर कर उसे पार करता तो उसके कपड़े भीग जाते और वो अपने कपड़े भिगोना नहीं चाहता था। तभी उसने सुना कि दूसरे किनारे पर कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं। उसने सोचा कि देखना चाहिए आखिर उस किनारे पर ये कौन लोग हैं जो वहाँ बात कर रहे हैं। वो एक पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ जो कुछ उसने देखा उसे देखकर उसकी हैरानी की सीमा नहीं रही। दूसरे किनारे पर सिर्फ एक आदमी बैठा था और वो अकेले ही बोल रहा था। पागल की तरह वो हाथ हवा में फेंकता था और बड़े जोश से कुछ कहता था। उस आदमी ने पादरियों जैसे कपड़े पहन रखे थे। यूं ही बोलते बोलते वो थोड़ी देर में खड़ा हो गया और फिर बड़ी तेजी से हवा में मुक्के चलाने लगा जैसे कि किसी को मारना चाहता हो। यह आदमी देखने में काफ़ी ताकतवर मालूम होता था और उसने अपनी कमर में एक तलवार भी बांध रखी थी। रॉबिन हुड ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगानी शुरू की। पादरी ने उसे देखा और बोला, क्या तुम नदी पार करना चाहते हो? जी हाँ, चाहता तो हूँ। तो फिर चले आओ तैरकर। ये सुनकर रॉबिन हुड बोला, अगर कपड़े भीगने का डर नहीं होता तो तैरकर आ जाता। क्या उस साइड नदी पार करने का कोई साधन है? उस आदमी ने उत्तर दिया, साधन तो कोई नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें नदी पार करा सकता हूँ। वो कैसे भला? तुम वहीं रुको, मैं वहीं आकर बताता हूँ। उस पादरी ने अपने कपड़े और तलवार उतारकर वहीं रख दिए और पानी में घुस गया। रॉबिन हुड के पास पहुंचकर उसने फिर से सवाल किया, हाँ तो तुम नदी पार करना चाहते हो? रॉबिन हुड को एक ही सवाल दोबारा पूछना अच्छा नहीं लगा। वो रूखे स्वर में बोला, अरे बोला तो था कि हाँ चाहता हूँ, लेकिन कोई साधन नजर नहीं आता। क्यों? क्या मैं तुम्हें नजर नहीं आता? लेकिन तुम कैसे साधन हो सकते हो? लेकिन वेकिन छोड़ो, अगर तुम नदी पार करना चाहते हो तो आओ मेरे कंधों पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें नदी पार करा दूंगा। उसने रॉबिन हुड को अपने कंधे पर बैठा लिया और उसे नदी पार करा दी। किनारे पर पहुंचकर रॉबिन हुड ने खुशी खुशी उसका धन्यवाद करते हुए कहा, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ पादरी साहब, धन्यवाद। तब पादरी थोड़ा अकड़ कर बोला, अगर तुम सचमुच मेरा आभार मानते हो तो मेरा एक काम करो, तुम मुझे पार पहुंचा दो।
ये अजीब सा प्रस्ताव सुनकर रॉबिन हुड उलझन में पड़ गया। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने तुम्हें नदी अपने कंधों पर पार कराई तो तुमने मेरा आभार प्रकट किया। अब तुम भी मुझे नदी पार पहुंचा दो ताकि मैं भी तुम्हारा आभार प्रकट कर सकूं। रॉबिन हुड सोच में पड़ गया। उसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। उसने कहा, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? मजाक? कैसा मजाक? अगर तुम्हें मेरा काम नहीं करना है तो वैसे ही बोलो ना। लेकिन वैसे एक बात बता दूं, क्योंकि मैंने तुम्हारा काम खुशी खुशी किया है इसलिए तुम्हें भी मेरा काम खुशी खुशी करना चाहिए। रॉबिन हुड पादरी की ये अजीब सी बात सुनकर ठगा सा रह गया। अब उसके लिए ये जरूरी हो गया था कि वो पादरी को कंधे पर उठाकर नदी पार करे। वो बोला, ठीक है पादरी साहब, आइए आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए, मैं आपको नदी पार करा देता हूँ। पादरी खुशी खुशी उसके कंधे पर बैठने के लिए तैयार हो गया। जब रॉबिन हुड ने पादरी को बिठाकर उठाना चाहा तो उसने पाया कि पादरी तो बहुत भारी है। वो उसे उठाते उठाते हाँफने लगा। किसी तरह गिरते पड़ते वो उसे लेकर नदी के किनारे तक तो आ गया, लेकिन फिर उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसने उसे वहीं उतार दिया और बोला, पादरी साहब, इससे तो अच्छा यही होगा कि आप मुझे फिर से नदी पार पहुंचा दें। अब मुझे आपका उपकार मानने की कोई इच्छा नहीं है। इस पर पादरी बोला, अरे वाह, तुम तो बड़े चालाक निकले। खैर कोई बात नहीं, चलो मैं ही तुम्हें उस पार पटक आता हूँ, बैठो मेरे कंधे पर। रॉबिन हुड को मजबूरी में उसके कंधों पर बैठना ही पड़ा। पादरी फिर से उसे लेकर पानी में घुस गया, लेकिन इस बार बीच में पहुंचते पहुंचते पादरी खुद को संभाल नहीं पाया और रॉबिन उसके कंधे से छिटक कर पानी में जा गिरा। उसको पूरी तरह से पानी में भीगा देखकर पादरी जोर जोर से हंसने लगा। वो गुस्से से बोला, जरा मुझे उस पार पहुंचने दो, फिर देखता हूं तुम्हारी ये हंसी कहाँ जाती है। ये कहकर रॉबिन हुड तैरते हुए नदी पार करने लगा। नदी पार करके उसने अपना तीर कमान निकाला और पादरी पर अपने तीरों की बारिश कर दी, लेकिन पादरी पर उनका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि उसने पूरे शरीर पर लोहे का जाली का बख्तर पहन रखा था। वो लगातार हंसे जा रहा था। ये देखकर रॉबिन हुड को और भी गुस्सा आ गया। वो अपनी तलवार निकालकर पादरी को मारने के लिए फिर से पानी में कूद गया। दोनों पानी में ही लड़ने लगे, लेकिन अभी भी रॉबिन हुड के हर वार को असफल होते देख पादरी हंसने लगता था। वो रॉबिन हुड के हर वार को इस चतुराई से विफल कर रहा था कि खुद रॉबिन हुड मन ही मन उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। थोड़ी देर बाद लड़ते लड़ते पादरी का अचानक पैर फिसल गया और वो खुद को संभाल नहीं पाया। वो गर्दन तक पानी में डूबने लगा। रॉबिन हुड ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन पादरी ने उसे दूर झिटक दिया। रॉबिन हुड पहले से ही उसकी वीरता और बहादुरी से प्रभावित हो चुका था। उसने सोचा कि क्यों ना इसे उठाकर अपने ठिकाने पर ले जाया जाए, लेकिन वो ये भी जानता था कि ये उसके अकेले के बस की बात नहीं है। यही सब सोचकर उसने अपनी तुरही बजाई। पलक झपकते ही उसके 50 हथियारबंद आदमी घोड़े दौड़ाते हुए वहां आ गए। पादरी ये सब देखकर थोड़ा हैरान हुआ। उसने घबराकर कहा, ये क्या, ये लोग कहाँ से निकल आए? अब हंसने की बारी थी रॉबिन हुड की। वो हंसते हुए बोला, क्यों बच्चू, अब तुम्हारी हंसी को ब्रेक कैसे लग गया? अब हंसकर दिखाओ ना, पहले तो बड़े मजे ले लेकर हंस रहे थे। पादरी घबराया नहीं। उसने जवाब दिया, अच्छा अब समझा, ये सब तुम्हारी तुरही का कमाल था। तुमने 3 बार तुरही बजाई और ये सारे आदमी यहाँ आधम के। अब तुम मेरी सीटी का कमाल देखो, मैं भी 3 ही बार सीटी बजाऊंगा। पादरी ने मुंह में उंगली डालकर 3 बार जोर जोर से सीटी बजाई और उस आवाज को सुनते ही चारों तरफ से करीब 40-50 शिकारी कुत्तों का झुंड वहां आ पहुंचा। पादरी का इशारा पाते ही वो सब डाकुओं पर टूट पड़े। डाकू जो आज तक केवल आदमियों से ही लड़ते आए थे, उन्हें कुत्तों से लड़ना बड़ा ही मुश्किल लगा। वो उन कुत्तों पर तीर चलाने लगे, लेकिन कुत्ते बहुत ही होशियार थे। वो उछल उछल कर अपना बचाव कर रहे थे और सिर्फ इतना ही नहीं, उनमें से जिस कुत्ते को भी कोई तीर मिल जाता वो फौरन उसे उठाकर पादरी के पास पहुंचा देता था। रॉबिन हुड और उसके साथी हैरान थे। उनके लिए ये सब एक अजूबे की तरह था। वे सब परेशान थे कि ये क्या हो रहा है और इससे कैसे बचाव करें। इतने में बिल भी वहां आ पहुंचा। पहले तो वो समझ ही नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है। फिर जैसे ही उसकी नज़र पादरी पर पड़ी तो वो सब कुछ समझ गया। उसने पादरी को पहचान लिया था। उसने आवाज़ लगाते हुए कहा, अरे ओ पादरी साहब, अपने कुत्तों को वापस बुलाइए। पादरी ने भी बिल को पहचान लिया। वो बोला, इन आदमियों से कहो ये भी कुत्तों पर तीर चलाना बंद करें। बिल ने अपने साथियों को ऐसा ना करने को कहा और फिर पादरी ने भी अपने शिकारी कुत्तों को वापस बुला लिया। फिर बिल ने पादरी और रॉबिन हुड को अपने पास बुलाकर दोनों का आपस में परिचय कराते हुए कहा, रॉबिन, ये पादरी साहब हैं जो फाउंटोरा मठ में धर्म की शिक्षा देते हैं, और पादरी साहब, आप जिससे लड़ रहे थे
वो कोई और नहीं, जंगल का बादशाह रॉबिन हुड है। अरे रॉबिन हुड! ओहो, मुझसे तो बड़ी गलती हो गई। मुझे क्या पता था कि तुम रॉबिन हुड हो। अगर पहले ही बता देते तो मैं तुमसे ऐसे लड़ता क्यों? मैं तुम्हें खुशी खुशी नदी के पार पहुंचा देता। रॉबिन हुड ने कहा, कोई बात नहीं पादरी साहब, जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ, वो सबको भूल जाइए। मैं आपसे और आपके उन कुत्तों से बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ। क्या आप हमारे साथी बनेंगे? लेकिन यहाँ लोगों को मेरी ज़रूरत है, मैं उन्हें धर्म की शिक्षा देता हूँ। अरे ये काम तो आप जंगल में हमारे साथ रहते हुए भी कर सकते हैं। हम लोगों को भी तो धर्म की शिक्षा की ज़रूरत है। फिर शहर में तो और भी बहुत से पादरी हैं जो उस मठ को संभाल लेंगे। लेकिन मेरे साथ मेरे ये कुत्ते भी आएंगे, ये रहेंगे कहाँ फिर? आप इस सब की चिंता मत कीजिए, हम आपके लिए वहीं पर एक आश्रम बनवा देंगे। ये सुनकर पादरी रॉबिन हुड के साथ शेरवुड के जंगल में रहने को तैयार हो गया। सभी लोग पादरी के इस निर्णय से बहुत खुश थे। अगले ही दिन वो अपने सारे कुत्तों को लेकर जंगल की तरफ रवाना हो गया। फिर वो उन्हीं के साथ रहने लगा। दूसरी तरफ कोतवाल को अपना सारा धन लुट जाने का बड़ा ही दुख था। वो अपना सारा गुस्सा अपने सिपाहियों पर निकाल रहा था। रॉबिन हुड को पकड़ ना पाने के लिए वो बार बार उनको लताड़ता था। धीरे धीरे रॉबिन हुड की शिकायत राजा के कानों तक गई। राजा को ये सुनकर बड़ा गुस्सा आया कि एक डाकू ने उसके सिपाहियों की नाक में दम कर रखा है और उसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि वो कोतवाल को भी लूट कर ले गया। उसने फौरन कोतवाल को बुलवाया और उसे डांटते हुए बोला, कैसे कोतवाल हो तुम, एक डाकू को भी नहीं पकड़ सके? जब तुम अपनी खुद की ही सुरक्षा नहीं कर सकते तो प्रजा की सुरक्षा कैसे करोगे? कोतवाल गिड़गिड़ाते हुए बोला, महाराज वो भेष बदल कर आया था, मैं उसको पहचान नहीं सका और धोखा खा गया। वो बहुत ही चतुर और चालाक है। मैंने यहाँ तुम्हें उसकी तारीफ करने के लिए नहीं बुलाया है। ये बताओ कि तुमने उसे पकड़ने के लिए क्या प्रबंध किया है? मैंने हर उपाय करके देख लिया महाराज, कितनी ही बार अपने सिपाहियों को उसे पकड़ने और ढूंढने भेजा, लेकिन वो कभी भी हाथ नहीं आता। कान खोल कर सुन लो कोतवाल, मुझे हर हाल में वो लुटेरा चाहिए। अगर तुम उसे नहीं पकड़ पाए तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। राजा की डांट भरी चेतावनी सुनकर कोतवाल और भी निराश होकर घर वापस लौट आया। राजा के दरबार में गिसबॉर्न नाम का एक सरदार था। वो बड़ा ही अच्छा तीरंदाज और बहादुर था। उसने राजा और कोतवाल की बातें सुनी और उसके जाने के बाद वो राजा से बोला, महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उस लुटेरे को पकड़ने का काम करना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, हमारी तरफ से पूरी आज्ञा है। अगर तुम उसे पकड़ पाए तो तुम्हें इनाम में बहुत सारा धन मिलेगा। और हाँ, जाने से पहले एक बार कोतवाल से मिल लेना, वो तुम्हारी मदद करेगा। गिसबॉर्न सीधा कोतवाल के पास पहुंचा और उसने उसे बताया कि वो रॉबिन हुड को पकड़ने के मिशन पर जा रहा है। कोतवाल ने उससे पूछा, आपको कितने सिपाहियों की आवश्यकता है? इस पर गिसबॉर्न हंसते हुए बोला, मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। मैं तो बस आपसे ये कहने आया था कि आप अपने सिपाहियों को तैयार रखिएगा। लेकिन मेरे सिपाहियों को ये कैसे पता चलेगा कि आपको कब उनकी ज़रूरत है? गिसबॉर्न ने कहा, जब मैं अपनी चांदी की तुरही बजाऊं 3 बार, तब तुम अपने सिपाहियों को मेरी सहायता के लिए भेज देना। ठीक है। फिर गिसबॉर्न वहां से चला गया। दूसरी तरफ रॉबिन हुड के 2 साथी लिटिल जॉन और बिल उस दिन अपने दल के सिपाहियों के लिए कुछ कपड़े खरीदने बाजार गए। वो ये जानते थे कि कोतवाल के सिपाही उन्हें ढूंढने के लिए हर जगह मिलेंगे, इसलिए दोनों ने एक साथ जाना ठीक नहीं समझा। बिल ने कहा, ऐसा करते हैं, मैं शहर जाता हूँ और तुम यहीं इस टीले पर बैठकर मेरा इंतजार करो। मैं सामान खरीदकर जल्दी ही लौट आऊंगा। फिर बिल शहर की तरफ चल दिया और लिटिल जॉन वहीं टीले पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद लिटिल जॉन ने देखा कि बिल तेजी से भागता हुआ आ रहा है और उसके पीछे कोतवाल अपने 40-50 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। उसने फुर्ती से अपना तरकश निकाला और बिल के पीछे आते सिपाहियों में से एक सिपाही का निशाना लेकर तीर चला दिया। सिपाही चीख मारकर वहीं ढेर हो गया। अपने साथी को इस तरह से चीख मारकर गिरते देख पहले तो बाकी सिपाहियों को कुछ समझ नहीं आया। वो सब एकदम ठिठक कर रुक गए और फिर जब उन्होंने चारों तरफ सिर घुमाकर देखा तो उन्होंने टीले पर एक आदमी को बैठा पाया जो उन पर तीर चला रहा था। अब वे लोग उसकी तरफ लपके। जॉन ने सिपाहियों को अपनी तरफ आते देखकर और भी जोर से तीर चलाने शुरू कर दिए। कई सिपाहियों पर उसने निशाने लगाए भी, लेकिन सिपाही इतने सारे थे और वो अकेला था, इसलिए वो ज्यादा देर तक उनका मुकाबला नहीं कर सका और जल्दी ही सिपाहियों ने घेर कर उसे पकड़ लिया। वे उसे कोतवाल के पास ले गए। कोतवाल उसे देखते ही फौरन पहचान गया। ये तो वही आदमी है जो उसके यहाँ नौकर था और जो रात को उस व्यापारी के साथ उसके घर पर चोरी करके भाग गया था। उसने सिपाहियों से कहा, इसके हाथ पैर बांध दो।
ये वही है जो मेरा पैसा चुराकर भागा था। अब मैं इसके हाथ पैर तोड़कर इसे फांसी पर चढ़ाऊंगा। सिपाही उसे खींचकर एक दूसरे टीले पर ले गए। वहां उन्होंने एक पेड़ पर रस्सी का फंदा बनाया और उसके गले में रस्सी बांध दी। कोतवाल ने उससे पूछा, बता, मेरा पैसा कहाँ है? जॉन ने बिना डरे उत्तर दिया, वो तो सब हमने गरीबों में बांट दिया। और वो तुम्हारा साथी रॉबिन हुड कहाँ है? मुझे उसका पता बता, मैं उसे भी पकड़कर तेरी ही तरह फांसी पर चढ़ाऊंगा। जॉन व्यंग्य से बोला, अरे ओ कोतवाल साहब, उसे फांसी पर लटकाने का सपना छोड़ दो, वो तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला। कोतवाल गुस्से से बोला, फांसी के फंदे पर खुद लटके हो और उस पर भी तुम्हें मजाक और व्यंग्य सूझ रहा है। जिस साथी को बचाने के लिए तुम मर रहे हो, देखता हूं क्या वो तुम्हें बचाने आता भी है कि नहीं। अरे मौत तो निश्चित है, फिर उससे कैसा डरना, जॉन ने बड़े ही आराम से कहा। कोतवाल को और भी गुस्सा आ गया। उसने सिपाहियों से कहा, इसे अभी की अभी फांसी पर लटका दो। जैसे ही मैं 3 तक गिनूं, फौरन रस्सी खींच देना। कोतवाल के हुक्म को सुनकर उसके सिपाहियों ने तैयारी शुरू कर दी। कोतवाल ने गिनती शुरू की, 1, 2। लेकिन इससे पहले कि वो 3 कहे, दूर जंगल में एक तुरही बजने की आवाज आई। उसे सुनकर कोतवाल बोला, अरे ये तो गिसबॉर्न की तुरही की आवाज है। लगता है उसने रॉबिन हुड को गिरफ्तार कर लिया है। एक काम करो सिपाहियों, अभी इस बदमाश को यहीं बांधकर छोड़ दो। पहले हम चलकर उस पाजी को भी लेकर आते हैं, उसके बाद दोनों को साथ में फांसी पर चढ़ाएंगे। उन्होंने लिटिल जॉन को कसकर पेड़ से बांध दिया और फिर कोतवाल के साथ गिसबॉर्न की सहायता के लिए चल पड़े। रॉबिन हुड के पकड़े जाने की बात सोचकर कोतवाल मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहा था। उधर दूसरी तरफ जंगल में उस दिन सुबह रॉबिन हुड जंगल में सैर कर रहा था। अचानक उसने देखा कि एक घुड़सवार वहां पर कुछ खोज रहा है। उसने सोचा कि या तो ये कोई मुसाफिर हो सकता है जो रास्ता भूल गया हो, या फिर ये कोतवाल का आदमी भी हो सकता है। वो उसके पीछे पीछे लग गया, ये पता लगाने के लिए कि आखिर वो कौन है। जब वो उसके कुछ समीप पहुंचा तो उसकी वेशभूषा देखकर बड़ा हैरान हुआ। उस आदमी ने घोड़े के चमड़े से अपना पूरा शरीर ढक रखा था, यहाँ तक कि घोड़े के सिर को अपने सिर पर टोपी की तरह पहन रखा था। रॉबिन हुड पहले तो उसे ध्यान से देखता रहा और ये समझने की कोशिश करता रहा कि वो है कौन और जंगल में क्या कर रहा है। जब उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो उसने उसके पास जाकर पूछा, तुम कौन हो भाई? वो आदमी रूखे स्वर में बोला, मैं कोई भी हूँ, तुम्हें इससे क्या, अपना काम करो जाकर। रॉबिन हुड मुस्कुराते हुए बोला, अरे मैं अपना काम ही तो कर रहा हूँ, मैं इस जंगल का रखवाला हूँ और मेरा काम ये देखना है कि कोई बाहरी आदमी राजा के हिरणों का शिकार तो नहीं कर रहा। ओह अच्छा, तो तुम जंगल के रखवाले हो, ये तो अच्छी बात है, तब तो तुम मेरी मदद कर सकते हो। असल में मुझे रॉबिन हुड नाम के एक आदमी की तलाश है। अगर तुमने उसको पकड़वाने में मेरी मदद की तो मैं तुम्हें राजा से आधा इनाम दिलवा दूंगा। रॉबिन हुड ये बात सुनकर चौंक पड़ा, लेकिन खुद को संभाल कर बोला, लेकिन भाई रॉबिन हुड ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या तुम्हारा उससे कोई झगड़ा है? नहीं, मेरा झगड़ा क्यों होने लगा? रॉबिन हुड एक लुटेरा है, लोगों को लूट कर उन्हें नुकसान पहुंचाता है। पूरी जनता उससे परेशान है, इसीलिए मुझे उसे पकड़ना है। लेकिन भाई रॉबिन हुड तो जनता का हितैषी है, गरीब लोगों की मदद करता है। ये सुनते ही गिसबॉर्न को गुस्सा आ गया। लगता है तुम्हें रॉबिन हुड से कुछ ज्यादा ही प्रेम है, कहीं तुम भी उसके दल के लुटेरे तो नहीं हो? रॉबिन हुड ने बड़े ही आराम से कहा, नहीं, मैं उसके दल का लुटेरा नहीं हूँ, मैं खुद रॉबिन हुड ही हूँ। ये सुनते ही गिसबॉर्न के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने फुर्ती से अपनी तलवार खींची और रॉबिन हुड पर हमला कर दिया। रॉबिन हुड पहले से ही इसके लिए तैयार था। दोनों एक दूसरे से गुंथ गए। हालांकि गिसबॉर्न काफी बहादुर था, लेकिन रॉबिन हुड के वारों के सामने उसकी एक न चली और थोड़ी ही देर में रॉबिन हुड के हाथों उसने अपनी जान गंवा दी। रॉबिन हुड अब सोच ही रहा था कि आगे क्या करे, तभी उसकी नज़र गिसबॉर्न की तुरही पर पड़ी। वो समझ गया कि जरूर उसके कुछ आदमी जंगल के बाहर होंगे और इसने उनसे कह रखा होगा कि जैसे ही वो तुरही बजाए तो वे उसकी मदद के लिए आ जाएं। ये सोचकर रॉबिन हुड को एक उपाय सूझा। उसने फटाफट गिसबॉर्न के कपड़े उतारकर खुद पहन लिए और अपने कपड़े उतारकर गिसबॉर्न के शव को पहना दिए। अब वो देखने में काफी कुछ गिसबॉर्न जैसा ही नजर आ रहा था। गिसबॉर्न के चेहरे पर कई घाव लगे थे, जिसके कारण उसका चेहरा कई जगह से कट गया था। रॉबिन हुड ने पास ही के तालाब के पानी में अपनी परछाई देखकर अपने चेहरे पर भी 1-2 वैसे ही घाव बना लिए, ताकि कोई आसानी से उसे ना पहचान सके। फिर उसने गिसबॉर्न की चांदी की तुरही निकाली और उसे 3 बार बजाया। इसी आवाज को दूर जंगल में कोतवाल और उसके साथियों ने सुना था और जो अब
उसी आवाज़ की तरफ आ रहे थे। थोड़ी ही देर में वो सब वहां आ पहुंचे। उन्होंने रॉबिन हुड को ही सरदार गिसबॉन्ड समझा और उससे पूछा, गिसबॉन्ड, क्या तुम्ही ने तुरही बजाई थी? हाँ, लेकिन क्यों? इधर आओ, दिखाता हूँ, कहकर रॉबिन हुड कोतवाल और उसके सिपाहियों को झाड़ी के पास ले गया और वहां पड़ी लाश दिखाकर बोला, ये देखो, मैंने रॉबिन हुड को मार डाला है। तुमने रॉबिन हुड को मार डाला है? कैसे? मैं जंगल में इसे तलाश करता फिर रहा था कि अचानक मेरी नज़र एक आदमी पर पड़ी। मैंने उससे पूछा कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है, तो उसने बताया कि वो रॉबिन हुड है और जंगल में शिकार की तलाश में घूम रहा है। बस फिर क्या था, मैंने उस पर ताबड़तोड़ हमले किए और थोड़ी ही देर में उसे मार गिराया। ये सुनकर कोतवाल बहुत ही खुश हुआ। वाह सरदार, आपने तो बहुत ही बड़ा काम किया है, लेकिन अच्छा होता अगर आप उसे जिंदा पकड़ पाते, तो फिर हम उसे भी उसके उस दूसरे साथी के साथ फांसी पर चढ़ा देते। अब उसे अकेले ही फांसी पर चढ़ाना पड़ेगा। अब चौंकने की बारी रॉबिन हुड की थी। उसने कहा, उसके साथी के साथ? क्या तुमने उसके किसी साथी को पकड़ रखा है? कौन है वो? अरे वो सरदार, जब आप रॉबिन हुड को पकड़ने निकले थे तो उसी बीच हमने शहर में रॉबिन हुड के एक साथी को गिरफ्तार किया। उसने भागने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन हमारे सिपाहियों ने उसकी एक नहीं चलने दी। अब वो हमारी कैद में है। हम उसे फांसी चढ़ाने ही वाले थे कि हमें आपकी तुरही की आवाज़ सुनाई दी और हम यहाँ आ गए। उसका नाम क्या है? गिसबॉन्ड बने रॉबिन हुड ने पूछा। उसका नाम लिटिल जॉन है और वो रॉबिन हुड का दायां हाथ है। रॉबिन हुड थोड़ा घबरा गया कि लिटिल जॉन को फांसी पर चढ़ाने की तैयारी हो रही है। उसने कहा, कोतवाल साहब, क्या आप मेरी एक बात मानेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहिए। बात यह है कि मुझे इनाम की ज़रूरत नहीं है। मैं बस ये चाहता हूँ कि जब मैंने रॉबिन हुड को मारा है तो उसके साथी को भी मैं ही मारूं। हाँ, तो इसमें क्या परेशानी है? चलो हमारे साथ, हमने उसे एक पेड़ से बांध रखा है, वहां चलो और मार डालो। रॉबिन हुड कोतवाल के साथ चल दिया। टीले के पास पहुंचकर कोतवाल ने गिसबॉन्ड से कहा, लीजिए सरदार, कर लीजिए अपनी इच्छा पूरी। रॉबिन हुड लिटिल जॉन के पास गया और उसने अपनी तलवार से 2 भरपूर वार किए, लेकिन ये वार लिटिल जॉन पर नहीं, उसके हाथों में बंधी रस्सियों पर हुए थे। लिटिल जॉन फौरन रॉबिन हुड को पहचान गया और अपने हाथ खुलते ही रॉबिन हुड के साथ वो भी कोतवाल और उसके सिपाहियों पर टूट पड़ा। इसी बीच मौका पाकर रॉबिन हुड ने अपनी तुरही भी बजा दी थी, जिसकी आवाज़ सुनते ही रॉबिन हुड के दूसरे साथी भी कुछ ही देर में वहां आ पहुंचे। अब तो वहां पर इतने सारे लोगों के बीच एक छोटा मोटा युद्ध ही शुरू हो गया। देखते ही देखते कोतवाल के कई सिपाही घायल होकर गिर पड़े। बचे हुए सिपाहियों में भगदड़ मच गई और कुछ देर बाद ही कोतवाल अपने बचे खुचे सिपाहियों को लेकर वहां से भाग निकला। अध्याय 7। रॉबिन हुड जब से मेरियन को दंगल में जीता हुआ सोने का तीर उपहार में देकर गया था, तब से मेरियन की हालत अजीबोगरीब हो गई थी। वो हर समय उठते बैठते सिर्फ रॉबिन हुड को ही याद करती रहती थी। उसके रुमाल और सोने के तीर को हर समय वो अपने पास ही रखती थी। इस समय भी जबकि महारानी एलन स्नान घर में स्नान करने गई हुई थी, मेरियन रॉबिन हुड का रुमाल और तीर हाथ में लिए उसके विचारों में मग्न थी। रानी एलन जब स्नान गृह से वापस आई तो उसने मेरियन को विचारों में डूबा हुआ पाया। उसने देखा कि मेरियन के एक हाथ में तीर है और दूसरे में रुमाल। वो जानती थी कि तीर रॉबिन हुड नाम के किसी लुटेरे ने उसे उपहार में दिया है। एक औरत होने के नाते वो मेरियन की मनोदशा को समझ गई और उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने हंसते हुए मेरियन से पूछा, मेरियन, ये वही तीर है ना जो रॉबिन हुड नाम का लुटेरा इनाम में जीतकर तुम्हें गिफ्ट देकर चला गया था? और ये रुमाल भी शायद उसी का होगा, है ना? मेरियन का मन किया कि अपना सिर पीट ले। उसे लगा कि उसने शायद रॉबिन हुड के लिए एक नया खतरा और पैदा कर दिया है। रानी ने उसका हाथ पकड़कर उसे प्यार से अपने पास बिठाया और बोली, अब बताओ कि तुम रॉबिन हुड को कैसे जानती हो और वो इनाम में जीता हुआ तीर तुम्हें ही क्यों देकर गया? रानी का प्रेम देखकर मेरियन को थोड़ा ढाढ़स हुआ और उसने रानी को सब कुछ बता दिया कि रॉबिन हुड उसका बचपन का मित्र है और किस तरह वो जंगलों में साथ खेला करते थे। ओहो, तो ये बात है। हमारी मेरियन बचपन से ही रॉबिन हुड से प्रेम करती है। क्या उसके बाद कभी उससे मुलाकात हुई तुम्हारी? जी नहीं रानी जी। मिलना चाहती हो उससे? ये प्रश्न सुनकर मेरियन ने एकदम से सिर उठाकर देखा। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। वो बस रानी को देखती रह गई। तब रानी ने आगे कहा, सुनो, तुम्हारे पास ये सोने का तीर देखकर मुझे एक आइडिया आया है।
अब से कुछ दिनों बाद लंदन में निशानेबाजी का एक बहुत बड़ा दंगल होने जा रहा है। क्यों ना तुम उसमें भाग लेने के लिए रॉबिनहुड को आमंत्रित करो। लेकिन रानी साहिबा, रॉबिनहुड पर तो राजा ने इनाम की घोषणा कर रखी है। अगर वो यहाँ आया तो पकड़ा जाएगा और फिर उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, और वो इसलिए कि इस दंगल में बड़े बड़े ऑफिसर्स की तरफ से निशानेबाज आएंगे। खुद राजा भी अपने कुछ निशानेबाज इस दंगल में उतारेंगे। तो क्यों ना हम भी रॉबिनहुड और उसके साथियों को अपनी तरफ से दंगल में भाग लेने के लिए कहें, और मैं राजा से पहले ही प्रॉमिस करवा लूंगी, तुम चिंता मत करो। रानी का आश्वासन पाकर मेरियन बहुत खुश हुई। उसने कहा, लेकिन रानी साहिबा, संदेशा लेकर कौन जाएगा? क्योंकि अगर हमने किसी के भी हाथ संदेशा भिजवाया और रॉबिनहुड उसे राजा की कोई चाल समझकर आया ही नहीं तो? रानी ने हंसते हुए कहा, कैसे नहीं आएगा? संदेशा लेकर तुम खुद ही जाओगी, और तुम्हारे बुलावे पर वो ना आए ऐसा तो होगा ही नहीं। रानी की ये बात सुनकर मेरियन और भी खुश हो गई। वो जंगल जाने की तैयारी करने लगी। वो एक नौजवान शिकारी का भेष बनाकर रॉबिनहुड की खोज में शेरवुड के जंगल में पहुंच गई। कुछ दिनों की कोशिश के बाद उसने आखिरकार एक दिन रॉबिनहुड को जंगल में ढूंढ निकाला। उसे देखकर रॉबिनहुड की तो प्रसन्नता की सीमा ही नहीं रही। दोनों एक दूसरे का हाथ थामकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और एक दूसरे का हालचाल पूछने लगे। बरसों बाद दोनों मिले थे। दोनों अपने पिछले दिनों की दास्तानें एक दूसरे को सुना रहे थे। कभी वो हंसते तो कभी प्रेम भरी नजरों से एक दूसरे को निहारने लगते। फिर रॉबिनहुड मेरियन को अपने साथियों के पास ले गया। उसके साथी भी मेरियन से मिलकर बहुत खुश हुए। मेरियन ने उनसे कहा, तुम लोगों के किस्से रानी एलन तक पहुंच गए हैं। वो तुम सबसे मिलना चाहती हैं। लेकिन क्यों? वो इसलिए रॉबिन, क्योंकि वो तुम्हारी निशानेबाजी की बहुत बड़ी कदरदान है। वो अपनी आंखों से तुम्हारा प्रदर्शन देखना चाहती हैं। अगले हफ्ते लंदन में एक बहुत बड़ा दंगल होने वाला है। रानी ने कहलवाया है कि अपने चुने हुए 4 साथियों के साथ तुम भी दंगल में भाग लेने के लिए आओ। राजा के भी बहुत बड़े बड़े तीरंदाज उस दंगल में भाग लेंगे। ये बात सुनकर रॉबिनहुड बोला, लेकिन हम वहाँ कैसे जा सकते हैं? हमारे ऊपर तो इनाम रखा हुआ है। अरे डरने की कोई बात नहीं है रॉबिन। रानी ने वादा किया है कि वहाँ तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और इसीलिए उन्होंने मुझे अपनी अंगूठी भी दी है। ये अंगूठी तुम हमेशा अपने पास रखना। इसकी वजह से वहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा और ना ही कोई तुम्हें पकड़ सकेगा। ये बात सुनकर सब लोग बड़े ही खुश हुए। रॉबिनहुड ने कहा, हम इस दंगल में ज़रूर जाएंगे। बहुत दिनों बाद हमें ऐसा मौका मिलेगा। तो ठीक है, अपने 4 ऐसे आदमी छांट लो जो तीर चलाने में सबसे बढ़िया हों। रॉबिनहुड जानता था कि उसकी टोली के 4 सबसे बढ़िया निशानेबाज थे, लिटिल जॉन, स्टंटली, एलन और बिल। उसने इन 4 नामों की घोषणा करते हुए कहा, तुम चारों मेरे साथ कल लंदन चलोगे। जाओ, जाकर अभी से तैयारी शुरू कर दो। अगले दिन ही सब लोग लंदन की तरफ चल दिए। रॉबिनहुड ने लाल सुर्ख पोशाक पहन रखी थी, जबकि उसके साथियों ने नीली। सबके सिरों पर काली टोपियां थीं जिनमें सफ़ेद रंग के पंख लगे हुए थे। रॉबिनहुड ने अपने हाथ में रानी की दी हुई अंगूठी पहन रखी थी। मेरियन भी उनके साथ थी। रास्ते में एक छोटा सा शहर पड़ता था। वहां तक पहुंचते पहुंचते शाम हो गई तो सब लोगों ने रात में एक सराय में ठहरने का प्रोग्राम बनाया। रॉबिनहुड और मेरियन पास में ही हो रहा एक नृत्य का प्रोग्राम देखने के लिए चले गए। वे लोग अभी प्रोग्राम शुरू होने का इंतजार कर ही रहे थे कि एक लंबा चौड़ा ताकतवर आदमी वहां आया। मेरियन को देखते ही वो ठिठक गया और उसने उसके साथ अभद्र व्यवहार करने की कोशिश की। ये बात रॉबिनहुड को भला कैसे बर्दाश्त होती। उसने उसे युद्ध के लिए ललकारा और दोनों बुरी तरह से लड़ने लगे। पहले तो वो आदमी रॉबिनहुड पर भारी पड़ता दिखाई दिया, लेकिन जल्दी ही रॉबिनहुड ने उसके ऊपर काबू पा लिया और उसे जमीन की धूल चटा दी। उस जमाने में जमीन पर गिरे हुए आदमी पर वार नहीं किया जाता था, सो रॉबिनहुड उसके खड़ा होने का इंतजार करने लगा। खड़ा होने के बाद उस आदमी ने रॉबिनहुड से कहा, तुम वाकई बहुत बहादुर हो दोस्त। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ और मैं तुमसे भी अपने अभद्र व्यवहार के लिए क्षमा चाहता हूँ। मेरियन की तरफ मुड़ते हुए उसने कहा। रॉबिनहुड और मेरियन वहां से जाने लगे तो उस आदमी ने कहा, अरे दोस्त, क्या अपना परिचय नहीं दोगे? रॉबिनहुड ने उसे अपना नाम बता दिया। वो एकदम से उसके चरणों में गिर पड़ा और बोला, अरे मुझसे बड़ी भूल हो गई जो मैंने आपसे ऐसा गंदा व्यवहार किया। मैं तो आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। रॉबिनहुड ने उसे उठाकर गले लगा लिया। तब वो आदमी रॉबिनहुड के साथ उसके दल में शामिल होने के लिए विनती करने लगा। तब रॉबिनहुड ने कहा,
अभी तो हम लंदन में होने जा रहे तीरंदाजी के दंगल में भाग लेने जा रहे हैं। वापसी पर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। तब उस आदमी ने कहा, ठीक है, मैं और मेरे सभी साथी भी आपके साथ चलेंगे और आपके वापस आने का बेचैनी से इंतज़ार करेंगे। फिर रॉबिन हुड और मेरियन वापस सराय में चले गए, जहाँ से सुबह होते ही वे लंदन के लिए रवाना हो गए। अध्याय 8। लंदन पहुंचकर मेरियन रॉबिन हुड और उसके साथियों को रानी के पास ले गई। रानी की अंगूठी पास में होने के कारण किसी ने भी इन लोगों को रोका नहीं था। रानी ने उन लोगों का भव्य स्वागत किया और उनसे मिलकर बहुत खुश हुई। लंदन में शहर से कुछ दूरी पर एक लंबा चौड़ा मैदान था। इसका नाम था फिसबरी फील्ड। दंगल का आयोजन इसी मैदान में किया जा रहा था। जैसे जैसे दंगल का दिन करीब आता जा रहा था, लोगों की बेचैनी और गहमागहमी बढ़ती जा रही थी। दंगल वाले दिन सुबह से ही लोगों की अपार भीड़ मैदान में इकट्ठी हो गई। थोड़ी देर बाद राजा और रानी भी वहां पहुंच गए। दंगल की देखरेख का जिम्मा था राज्य के सबसे बड़े तीरंदाज टेप्स का। उसने सारा ही इंतजाम काफी अच्छी तरह से किया था। दंगल शुरू होने से पहले एक आदमी ने पहले तुरही बजाई और फिर इनामों की घोषणा की गई। पहला इनाम था सोने की 40 मोहरों से भरी एक थैली, दूसरा था चांदी के 40 रुपए की थैली और तीसरा इनाम था चांदी की एक तुरही। पहले मुकाबले के लिए 100 गज की दूरी पर 10 निशाने रखे गए थे। इन्हीं निशानों पर तीर चलाने थे। 10-10 तीरंदाजों की टुकड़ियां बना दी गई और एक के बाद एक करके वे आने लगे। उनको निशाने के ठीक बीच में तीर मारना था। इस मुकाबले में टेप्स पहले नंबर पर, गिलबर्ट दूसरे पर और क्लिफ्टन नाम का एक सरदार तीसरे नंबर पर आए। फिर दूसरी बार निशाने की तैयारी की गई। इस बार निशाना 120 गज की दूरी पर रखा गया था। ये वाला मुकाबला सिर्फ राजा के तीरंदाजों के लिए नहीं था, इसमें कोई भी भाग ले सकता था। दूरी अधिक होने के कारण ये एक मुश्किल काम था, इसलिए उसमें भाग लेने की हिम्मत सिर्फ 10-12 आदमी ही कर सके। वे सब छंटे हुए तीरंदाज थे। राजा ने उनको देखकर हंसते हुए कहा, ये सब लोग बेकार ही अपना मजाक उड़वाने यहाँ आए हैं। मेरे तीरंदाजों के सामने ये कहाँ टिकने वाले हैं भला। इस पर रानी मुस्कुराते हुए बोली, पतिदेव, आप क्या समझते हैं, आपके ये 10 तीरंदाज ही इंग्लैंड में सबसे बड़े तीरंदाज हैं। और नहीं तो क्या, इनसे बढ़कर भला और कौन है यहाँ। राजा ने बड़े गर्व से कहा। तब रानी ने कहा, मैं भी अपने कुछ तीरंदाजों को इस दंगल में उतारने की आज्ञा चाहती हूँ। राजा ने हैरानी से कहा, तुम्हारे तीरंदाज ये कहाँ से पैदा हो गए भाई? क्यों, क्या मेरे पास तीरंदाज नहीं हो सकते? सिर्फ आपके ही पास हो सकते हैं। अच्छा ठीक है, बुलाओ अपने आदमियों को, जरा हम भी तो देखें उनके निशाने, राजा ने कहा। तब रानी ने कहा, मैं उनको बुला तो लूंगी, लेकिन उनके आने से पहले आपको एक वादा करना होगा। मेरे पास 5 लोग हैं और वो पांचों इतने अच्छे निशानेबाज हैं कि आपके ये 10 बहादुर उनके आगे पानी भरते नजर आएंगे। लेकिन उनको बुलाने से पहले मुझे आपसे एक वादा चाहिए। कैसा वादा? राजा ने पूछा। देखिए, मेरी तरफ से जो तीरंदाज मुकाबले में भाग लेंगे उन लोगों की आप सजाएं माफ कर देंगे और उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं दी जाएगी। ये बात सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे लगा रानी उससे मजाक कर रही है। यही सोचकर उसने कहा, ठीक है रानी, हम वादा करते हैं, उन्हें हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन तुम सोच लो, कहीं बाद में तुम्हें पछताना ना पड़े। तुम्हारे आदमी मेरे आदमियों से जब हारेंगे तो सोचो तुम्हारी कितनी बेइज्जती होगी। रानी ने हंसकर कहा, इसमें बेइज्जती की कोई बात नहीं है महाराज, हार जीत तो खेल का एक हिस्सा होता है। ठीक है, तो बुलाओ अपने तीरंदाजों को। रानी ने मेरियन को इशारा किया और वो उनको बुलाने चली गई। थोड़ी ही देर में 5 घोड़ों पर सवार रॉबिन हुड और उसके साथियों ने दंगल के मैदान में प्रवेश किया। सभी की नजरें उन्हीं पर जमी थीं। सभी उनका निशाना देखने के लिए बेचैन थे। रॉबिन हुड सबसे आगे चल रहा था। उन सबके हाथों में तीर और धनुष थे। वे पांचों बड़ी शान से चलते हुए आए और उन्होंने आगे आकर राजा और रानी को झुककर सलाम किया। वहां मौजूद लोगों में से किसी ने भी उनको पहचाना नहीं, लेकिन उस समय हरफर्ड का बिशप धर्मगुरु वहां पर मौजूद था। उसने रॉबिन हुड और उसके साथियों को पहचान लिया। वो तुरंत बोला, महाराज, ये पांचों तो शेरवुड के जंगल के लुटेरे हैं। ये आदमी जिसने लाल कपड़े पहन रखे हैं, ये इन बाकी चारों का सरदार है और इसी का नाम रॉबिन हुड है। रॉबिन हुड का नाम सुनकर राजा चौंक पड़ा। उसने गंभीर स्वर में रानी से पूछा, रानी साहिबा, क्या बिशप ने सच कहा है? जी हाँ महाराज, बिल्कुल सच। लेकिन आपको अपना वादा याद है ना? राजा ने आश्वासन देते हुए कहा, उससे तुम बेफिक्र रहो, हम अपना वादा कभी नहीं भूलते। लेकिन एक बात हम तुम्हें बता दें
क्योंकि ये मामला रॉबिनहुड और उसके साथियों से जुड़ा है और रॉबिनहुड एक बदनाम लुटेरा है, इसलिए मैं उसको सिर्फ 40 दिन तक की छूट दे सकता हूँ। उसके बाद मैं उन्हें पकड़ लूंगा। ठीक है, धन्यवाद महाराज। इसके बाद दंगल शुरू हो गया। पहला निशाना 120 गज की दूरी पर रखा गया। सबसे पहले क्लिफ्टन ने निशाना साधकर तीर चलाया। उसका पहला तीर खाली गया और उसके बाद के 3 और तीर भी। इसके बाद रॉबिनहुड की तरफ से बिल की बारी आई। 2-3 तीरों के बाद आखिरकार उसका तीर काले निशान के घेरे के अंदर लगा, लेकिन ठीक बीच में नहीं लग पाया। इसके बाद दूसरा निशाना तय किया गया। इस बार राजा की तरफ से ज्योफ्रे मैदान पर पहुंचा। ज्योफ्रे के तीनों तीर काले निशान के किनारे पर पड़े। रानी की तरफ से रॉबिनहुड के दूसरे साथी एलन की बारी आई। एलन के तीर भी ज्योफ्रे के तीरों के पास ही लगे। इस बार बारी थी राजा के तीरंदाज ऑल्विन की। उसके तीर भी काले निशान पर ही पड़े, लेकिन कोई भी तीर ठीक बीच में नहीं लगा। रानी की तरफ से स्टंटली ने जो तीर चलाए वो सारे के सारे निशान से बाहर लग गए। अपने साथियों के खराब प्रदर्शन को देखकर रॉबिनहुड ने उन्हें डांटते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो स्टंटली? क्या हम यहाँ रानी का अपमान करने आए हैं? ऐसा प्रदर्शन करके तुम शेरवुड का नाम मत डुबाओ। रॉबिनहुड की फटकार सुनकर स्टंटली शर्मिंदा हो गया। उसने फिर से कमान पर एक तीर चढ़ाया और निशाना लगाकर छोड़ दिया। तीर सीधा जाकर काले निशान के बीचों बीच लगा। ऐसा बढ़िया निशाना अभी तक किसी ने नहीं मारा था। सभी उसे देखकर हैरान रह गए, लेकिन फिर भी जीत ऑल्विन की हुई, क्योंकि उसके सारे तीर काले निशान पर पड़े थे और स्टंटली के पहले 3 बार खाली गए थे। सिर्फ चौथा तीर ही निशाने पर लगा था। ऑल्विन को जीतता देख राजा बहुत खुश हुआ। उसने रानी से कहा, लो, तुम्हारे 3 आदमी तो हार गए। जी हाँ, 3 तो हार गए हैं, लेकिन 2 अभी भी बाकी हैं। उनमें से एक खुद रॉबिनहुड है और दूसरा उसका दायां हाथ लिटिल जॉन। उन दोनों का निशानेबाजी में कोई मुकाबला ही नहीं है। और फिर एक बार फिर से निशाना तय किया गया। इस बार पहले राजा के आदमी टेप्स की बारी थी। उसके पहले 2 तीर तो खाली गए और तीसरा तीर निशाने के ठीक बीच में जाकर लगा। फिर लिटिल जॉन ने धनुष ताना। उसके पहले 2 तीर निशाने के पास बैठे और तीसरे तीर ने तो जैसे कमाल ही कर दिया। उसका तीसरा तीर टेप्स के तीर को तोड़कर उसकी जगह खुद जा लगा। ऐसी निशानेबाजी देखकर राजा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो तारीफ करते हुए बोला, अरे वाह, ऐसा कमाल का निशाना तो मैंने आज तक नहीं देखा। रानी को अब अपनी जीत की उम्मीद बंधने लगी। वो हंसकर बोली, महाराज, लिटिल जॉन ने ये वाला मुकाबला जीतकर इस प्रतियोगिता को बराबरी पर छोड़ा है। अब देखते हैं गिलबर्ट और रॉबिनहुड क्या करते हैं। जब गिलबर्ट का नंबर आया तो उसने बड़ी सफाई से एक के बाद एक 3 तीर छोड़े। तीनों तीर काले निशान पर जाकर लगे, लेकिन उनमें से कोई सा भी तीर एकदम बीचों बीच नहीं लगा था। इसके बाद बारी आई रॉबिनहुड की। उसके तीनों तीर बिल्कुल सेंटर वाली जगह पर जाकर लगे। गिलबर्ट को हारते देख राजा को बड़ा ही अटपटा सा लगा, क्योंकि वो राजा का बहुत प्रिय आदमी था। उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि उसका आदमी किसी से हार जाए। वो चिढ़कर बोला, गिलबर्ट हारा नहीं है, उसके तीनों तीर निशाने पर ठीक लगे हैं। रॉबिनहुड ने राजा की बात सुनकर झुककर उसे सलाम किया और आदर से बोला, महाराज, आप ये मानते हैं कि हम दोनों के तीर ठीक जगह पर पड़े हैं, इसलिए हम दोनों ही बराबर रहे हैं। तो फिर क्यों ना एक बार फिर से हम दोनों की परीक्षा ली जाए। राजा खुश होकर बोला, हाँ, ये ठीक रहेगा। इस पर रॉबिनहुड बोला, तब सरकार मेहरबानी करके इस बार निशाना रखने की आज्ञा मुझे दीजिए। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? राजा ने पूछा। जी, अभी बताता हूँ। रॉबिनहुड पास के एक पेड़ की तरफ बढ़ गया। उसने पेड़ की एक पतली सी डाली तोड़ी और फिर अपनी छुरी से उस डाली का छिलका उतार दिया। जब वो बहुत ही पतली हो गई तो उस पतली डाल को उसने निशान की जगह पर खोस दिया। फिर राजा से बोला, सरकार, ये पतली डाली की नोक ही मेरा निशाना है। मैं चाहता हूँ कि गिलबर्ट और मैं दोनों इस पतली डाली की नोक को निशाना बनाकर तीर चलाएं। जिसका तीर सही निशाने पर बैठेगा वही विजेता होगा। गिलबर्ट ये बात सुनकर घबरा गया। उसे तो वो डाली सही तरह से दिखाई भी नहीं दे रही थी जिस पर उसे तीर चलाना था। राजा भी उस पतली सी डाली को देखकर चकरा गया। उसका विचार था कि इतनी दूर से इतनी पतली नोक पर निशाना लगाना न सिर्फ मुश्किल था बल्कि असंभव था। लेकिन फिर भी वो देखना चाहता था कि क्या उन दोनों में से कोई इस असंभव को संभव बना सकता था। उसने इस मुकाबले के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। गिलबर्ट तो पहले ही घबराया हुआ था, लेकिन उसे राजा की आज्ञा का पालन तो करना ही था। अपनी घबराहट को छिपाकर उसने जैसे तैसे निशाने पर तीर चलाया, लेकिन उसका तीर डाली की नोक पर तो क्या लगता, वो डाली को छू भी नहीं सका।
राजा भी इस निशाने को असंभव मान रहा था, इसलिए उसे गिलबर्ट के असफल होने का कोई दुख नहीं हुआ। अब वो रॉबिन हुड का निशाना देखना चाहता था, इसलिए उसने कहा, नौजवान, अब तुम्हारी बारी है, चलाओ तीर, हम भी देखें तुम्हारा निशाना। रॉबिन हुड ने अपने तरकश में से एक पतला सा तीर निकाला और बड़े ही आराम से निशाना साध कर तीर चला दिया। देखते ही देखते डाली के 2 टुकड़े हो गए और तीर आगे निकल गया। एक बार के लिए तो वहां एकदम सन्नाटा सा छा गया और फिर दर्शकों की ओर से तालियों का जो सैलाब उठा तो उसने रुकने का नाम ही नहीं लिया। राजा का गुस्से से बुरा हाल हो गया। यहाँ पर वो हो गया था जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अपने राज्य के सबसे बड़े तीरंदाज और अपने प्रिय आदमी को इस तरह हारते देख उसे बड़ा अफसोस हुआ। रानी के सामने भी उसकी नाक नीची हो गई थी। उसके लिए ये सब सहन करना मुश्किल था। वो फौरन खड़ा हुआ और रानी से बोला, तुम ही बांट दो इनाम। और फिर वो अपने घोड़े पर बैठकर फुर्ती से वहां से चला गया। रानी मुस्कुरा पड़ी। उसने रॉबिन हुड और उसके साथियों को अपने पास बुलाया और उन्हें शाबाशी देते हुए कहा, मैं तुम लोगों से बहुत खुश हूँ, तुमने मेरा मान रख लिया, ये लो अपने इनाम। उसने रॉबिन हुड को पहले इनाम के रूप में सोने की 40 मोहरों की थैली दी। दूसरा स्थान लिटिल जॉन ने प्राप्त किया था, उसको चांदी की 40 मोहरों वाली थैली मिली। तीसरा इनाम मिला एलन को चांदी की एक तुरही के रूप में। दंगल समाप्त हो गया था। रॉबिन हुड ने रानी से जाने की आज्ञा चाही तो उसने कहा, अरे अभी ऐसी भी क्या जल्दी है, कुछ दिन रुककर हमारे मेहमान बनो। फिर रॉबिन हुड कुछ दिन रानी का मेहमान बनकर रहा, लेकिन राजा ने क्योंकि उसे सिर्फ 40 दिन की मोहलत दी थी, इसलिए उससे पहले ही वो जंगल लौट जाना चाहता था। जब वे वहां से चले तो राजा के सिपाहियों ने उनको रोकने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि राजा अपने वादे का पक्का था। रॉबिन हुड और उसके साथी सही सलामत जंगल पहुंच गए। जाने से पहले वो मैरियन को धन्यवाद कहना नहीं भूले थे, जिसके कारण ही वे इस प्रतियोगिता में भाग ले पाए थे और जिसके कारण उन्होंने अपनी जिंदगी के कुछ दिन बिना किसी खौफ और डर के बिताए थे। अध्याय 9। 40 दिन के बाद राजा हेनरी ने नॉटिंघम के कोतवाल के नाम हुक्मनामा भेजा कि जिस तरह से भी हो डाकुओं को गिरफ्तार किया जाए। कोतवाल तो पहले से ही उनसे चिढ़ा हुआ था। साथ ही उसकी लड़की भी रॉबिन हुड से नाराज थी, क्योंकि उसने पिछले दंगल में वो सोने का तीर उसे न देकर मैरियन को दे दिया था। उसी दिन से वो रॉबिन हुड से बदला लेने के लिए तड़प रही थी, लेकिन उसे अभी तक मौका नहीं मिल पाया था। एक दिन क्या हुआ कि फूटे बर्तनों की मरम्मत करने वाला एक कारीगर कोतवाल के घर पहुंचा। उसका नाम था मिडल। वो बड़ा ही गप्पी आदमी था, काम कम और बातें ज्यादा करता था। वो कोतवाल के बर्तनों की मरम्मत कर रहा था। अपना काम करते करते बोला, अगर मैं रॉबिन हुड को पकड़ पाऊं तो उसे ऐसा मजा चखाऊंगा कि वो भी साला याद करेगा। कोतवाल की लड़की वहीं बैठी थी। उसने कहा, क्या तुम रॉबिन हुड को पकड़ सकते हो? वो शेखी मारते हुए बोला, अरे उसे पकड़ना कौन सी बड़ी बात है, मैं तो जब चाहूं उसे यूं चुटकी बजाकर पकड़ सकता हूं। लड़की बोली, अगर वाकई तुमने ऐसा कर दिखाया तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। मिडल तो जैसे इसी मौके की तलाश में था। वो फौरन राजी हो गया। उसे मालूम था कि रॉबिन हुड शेरवुड के जंगल में रहता है। वो घूमता घामता उसी की तरफ निकल पड़ा। वहां जंगल में कुछ दूर जाने पर उसे एक युवक मिला। उसने एक अनजान आदमी को ऐसे जंगल में घूमते देखकर उससे पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आ रहे हो? तब मिडल ने अकड़कर कहा, मेरा नाम मिडल है और मैं रॉबिन हुड को पकड़ने आया हूँ। वो युवक और कोई नहीं, खुद रॉबिन हुड था। मिडल के बात करने के हाव भाव को देखकर उसने तुरंत समझ लिया कि ये कोई शेखी बघारने वाले टाइप का आदमी है और ना ही ये कोई योद्धा है। बस फिर उसे काबू में करने में रॉबिन हुड को भला कितनी देर लगनी थी। रॉबिन हुड के 2-3 घूंसे खाकर ही वो जमीन पर लोटपोट हो गया। उसके पैर पकड़ते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक है, जाओ, माफ़ किया, अब निकलो यहाँ से और सीधे अपने घर जाओ। लेकिन हुजूर, अपने घर तो अब मैं जा ही नहीं सकता। अगर मैं वहाँ गया तो कोतवाल की बेटी अपने बाप से कहकर मुझे जेल भिजवा देगी। अब तो इस पूरी दुनिया में मेरे लिए बस एक ही सुरक्षित जगह है और वो है आपकी टोली। आप प्लीज़ मुझे अपने दल में शरीक कर लो, वरना मैं बेमौत मारा जाऊंगा। कोतवाल के आदमी मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। रॉबिन हुड को उस पर दया आ गई और उसने उस बर्तन वाले को अपने दल में शामिल कर लिया। इधर जब मिडल काफ़ी दिनों तक लौट कर वापस नहीं आया और ना ही उसकी कोई खबर मिली तो कोतवाल की बेटी परेशान हो गई। उसका बाप अलग इसी कारण से परेशान था। आखिरकार उसकी बेटी को एक दिन एक बड़ी ही बढ़िया तरकीब सूझी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप और मैं दोनों ही रॉबिन हुड को पकड़ना चाहते हैं,
लेकिन पकड़ नहीं पा रहे हैं। जब किसी भी उपाय से वो किसी के भी काबू में नहीं आ रहा है तो क्यों ना हम उसे छल से फंसाने की कोशिश करें। क्या मतलब है तुम्हारा? कोतवाल ने पूछा। देखिए पिताजी, ये तो आप जानते ही हैं कि रॉबिन हुड लुटेरा होने के साथ साथ दीन दुखियों का सच्चा सेवक है और वो हर परेशान आदमी की सहायता करता है। तो जिस तरह जहर को जहर से मारा जाता है, लोहे को लोहे से काटा जाता है, उसी तरह क्यों ना हम भी। फिर वो धीरे धीरे अपनी भावी योजना कोतवाल को समझाने लगी। उसे सुनकर कोतवाल बड़ा ही खुश हुआ। फिर बोला, लेकिन बेटी ये सब करेगा कौन? अरे पिताजी, ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। जब योजना मेरी है तो उस पर अमल भी मैं ही करूंगी। मुझे बस केवल आपकी आज्ञा की ज़रूरत है। ठीक है बेटी, लेकिन ज़रा सोच समझकर कदम उठाना। और इसके अगले ही दिन जंगल में एक भिखारन इधर उधर फिरती पाई गई। उसके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े फटे पुराने थे। वो बहुत ही परेशान दिखाई दे रही थी। उसी समय बिल और लिटिल जॉन का उधर से गुजरना हुआ। उन्होंने एक औरत को इस तरह परेशान घूमते देखा तो रुक गए और उससे पूछने लगे, क्या बात है, कौन हो तुम और इतनी परेशान क्यों हो? मैं गरीबों के मसीहा रॉबिन हुड को ढूंढ रही हूँ। उससे कुछ काम था आपको? मैं तुम्हें क्यों बताऊं, मुझे रॉबिन हुड से ही मिलना है। अरे भाई, हम दोनों उसी के साथ ही हैं। ये बिल है और मैं लिटिल जॉन हूँ। ये सुनकर एक पल के लिए उसकी आंखों में चमक सी लहराई, लेकिन अगले ही पल वो चमक गायब हो गई। लेकिन मुझे तो रॉबिन हुड से ही काम है। अरे तुम बताओ तो सही, अगर कोई छोटा मोटा काम होगा तो हम भी तुम्हारी मदद कर सकते हैं। ऐसा है, मैं एक गरीब गडरिये की बेटी हूँ और लोगों की भेड़ें चराकर अपना और अपने पिता का पेट पालती हूँ। लेकिन एक जालिम मक्कार मेरी सारी भेड़ें भगा कर ले गया। अब मैं अपने घर कैसे जाऊं? जिन लोगों की भेड़ें हैं वो तो मेरा जीना दूभर कर देंगे। लिटिल जॉन ने पूछा, क्या तुम उस आदमी को जानती हो कि वो तुम्हारी भेड़ें लेकर कहाँ गया है? हाँ, वो उस पहाड़ी के पीछे उसने एक झोंपड़ी डाल रखी है, वो वहीं रहता है। तो चलो हमारे साथ, हम अभी तुम्हारी भेड़ें वापस दिलवा देते हैं। वे दोनों भिखारन के साथ चल दिए। पहाड़ी के पीछे जाकर दूर से ही उन्हें वो झोंपड़ी दिखाई दी। दोनों जल्दी जल्दी वहां पहुंचे और जैसे ही दरवाजे पर दस्तक देने लगे तो उन्होंने एक तेज सीटी की आवाज़ सुनी। उन्होंने पलटकर देखा तो पाया कि वो सीटी भिखारन ने बजाई थी। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, पेड़ों पर से 15-20 जवान कूद पड़े, जिन्होंने बड़ी फुर्ती से उन दोनों को जकड़ लिया। बिल और जॉन ने बच निकलने के लिए बड़े हाथ पैर मारे, लेकिन उनकी एक नहीं चली। दोनों को रस्सी से जकड़कर बांध दिया गया। फिर वो भिखारन हंसती हुई आई और अपने आदमियों से बोली, इन दोनों को बांधकर झोपड़ी में डाल दो। आज मैंने वो काम कर दिया है जो बड़े बड़े सूरमा नहीं कर सके। रॉबिन हुड के 2 साथियों को गिरफ्तार करना कोई मामूली बात नहीं है। अब बस रॉबिन हुड को और पकड़ना बाकी है। तब तक के लिए ये यहीं बंद रहेंगे। फिर वो हंसती हुई वहां से चली गई। दूसरी तरफ बिल और लिटिल जॉन को वहां ना पाकर रॉबिन हुड उनकी तलाश में लगा हुआ था। जंगल में इधर उधर भटकते हुए उसने देखा कि एक औरत घुटनों में सिर दिए बैठी है और हल्के हल्के सिसक रही है। उसने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ बैठी क्यों रो रही हो? मैं यहाँ पर रॉबिन हुड नाम के व्यक्ति को खोजने आई हूँ। सुना है वो बड़ा ही दयालु है और सताए हुए लोगों की मदद करता है। तुम्हें क्या तकलीफ है? नहीं नहीं, मैं अपनी परेशानी रॉबिन हुड के अलावा और किसी को नहीं बता सकती। अगर तुम मेरी मदद करना ही चाहते हो तो बस मुझे उसका पता बता दो। अरे मैं ही रॉबिन हुड हूँ, बताओ तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो? रोनी सूरत बनाए हुए उस औरत ने रॉबिन हुड को भी वही कहानी सुनाई जो वो पहले लिटिल जॉन और बिल को सुना चुकी थी। ये सुनकर रॉबिन हुड को बड़ा गुस्सा आया। वो बोला, कौन है वो निर्दयी? मुझे उसका पता बताओ, मैं अभी जाकर उसका काम तमाम कर देता हूँ। औरत ने वही पता बता दिया जो वो पहले बिल और लिटिल जॉन को बता चुकी थी। ठीक है, आओ चलो, मेरे घोड़े पर पीछे बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी भेड़ें वापस दिलाता हूँ। रॉबिन हुड जैसे ही घोड़े की पीठ पर उसे उठाने के लिए झुका, उसका चाबुक नीचे गिर पड़ा। वो औरत चाबुक उठाने के लिए नीचे झुकी और चाबुक उठाकर दोनों हाथों से रॉबिन हुड को पकड़ाने लगी। तभी अचानक रॉबिन हुड की नज़र उस औरत के हाथ पर पड़ी। उसकी उंगली में एक अंगूठी थी जिसमें हीरा झिलमिला रहा था। एक पल के लिए तो रॉबिन हुड इसको अपना वहम समझा, क्योंकि उस औरत के कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और मैले कुचैले थे और बाल भी बिखरे हुए थे, तो उसके हाथ में हीरे की अंगूठी भला कैसे हो सकती थी? एक पल के लिए रॉबिन हुड चकराया। तब तक वो औरत उसे चाबुक पकड़ाकर अपना हाथ नीचे कर चुकी थी। लेकिन रॉबिन हुड के मन में तो शंका पैदा हो चुकी थी। उसे दूर करने के लिए उसने जानबूझकर फिर से चाबुक को गिरा दिया और बोला, ओह ये फिर गिर गया, जरा उठाना तो।
औरत ने फिर से चाबुक उठाकर उसे पकड़ाया और इस बार उसने गौर से उसके हाथ को देखा। अंगूठी को देखकर उसने समझ लिया कि ये वाकई में हीरे की ही अंगूठी है। वो समझ गया कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। अब वो पूरी तरह सावधान हो गया। उसने उस औरत को घोड़े पर पीछे बिठाया और उसके बताए रास्ते पर चल पड़ा। दूर से झोंपड़ी को देखकर उसने रॉबिनहुड से कहा, वो वहाँ उसी झोंपड़ी में रहता है। तुम ऐसा करो, मुझे यहीं उतार दो, क्योंकि मुझे तो लड़ाई झगड़े से डर लगता है। लेकिन रॉबिनहुड का उसे उतारने का कोई इरादा नहीं था। उसने घोड़े को रोका ही नहीं और उसे साथ लिए झोंपड़ी तक पहुंच गया। कोई और चारा ना देखकर उस औरत ने अपने आदमियों को सावधान करने के लिए वहीं बैठे बैठे सीटी बजाई। उसे सीटी बजाते देखकर रॉबिनहुड तुरंत चौकन्ना हो गया और उसने औरत को कसकर पकड़ लिया। सीटी की आवाज़ पर उसके साथी रॉबिनहुड की तरफ लपके, लेकिन रॉबिनहुड ने पहले ही उसे जकड़ लिया था और अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख दी थी। उसके आदमी वहीं ठिठक कर रुक गए। औरत चिल्लाई, अरे देख क्या रहे हो, आगे बढ़ो और इसे बंदी बनाकर इसके साथियों के साथ बांध दो। रॉबिनहुड जोर से चिल्लाया, खबरदार कोई अपनी जगह से ना हिले, वरना मैं इसकी गर्दन उड़ा दूंगा। रॉबिनहुड ने उसे इस तरह से जकड़ रखा था कि वो औरत हिल भी नहीं पा रही थी। साथ ही वो अपने साथियों के बारे में सुनकर मन ही मन चौंक गया था कि बिल और लिटिल जॉन भी शायद इनके फंदे में फंस चुके हैं। उसने कहा, अगर तुम इसको बचाना चाहते हो तो तुरंत मेरे साथियों को खोलकर आज़ाद कर दो, वरना ये बचेगी नहीं। औरत भी जोर से चिल्लाई, नहीं, उनको आज़ाद मत करना, मेरी फिक्र मत करो, और झपटकर इसे भी पकड़कर उन्हीं के पास पहुंचा दो। जब रॉबिनहुड ने देखा कि वो इस तरह से काबू में नहीं आने वाली है, तो उसने उसकी गर्दन पर तलवार का दबाव बढ़ा दिया। वहां से खून की एक पतली सी धार बह निकली। ये देखकर कोतवाल के सिपाही घबरा गए। वो जानते थे कि अगर उसकी लड़की को कुछ हो गया तो कोतवाल उनमें से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। यही सोचकर कुछ सिपाही पीछे मुड़कर झोंपड़ी में गए और उन्होंने बिल और लिटिल जॉन के बंधन खोल दिए। उन दोनों ने भी अंदर बैठे हुए बाहर रॉबिनहुड की आवाज़ सुन ली थी। वो समझ गए कि उनका सरदार उन्हें ही छुड़ाने आया है। बाहर आकर बिल ने कहा, सरदार, ये भिखारन हमें धोखे से यहाँ लेकर आई थी। रॉबिनहुड मुस्कुराकर बोला, ये कोई भिखारन विखारन नहीं है, ये कोतवाल की बेटी है जो हमें पकड़ने के लिए यहाँ आई है। लेकिन बेचारी की एक भी चली नहीं। फिर उसने कोतवाल के सिपाहियों को आदेश दिया, अगर इसकी खैर चाहते हो तो सब झोंपड़ी के अंदर चले जाओ। सब चुपचाप अंदर चले गए। फिर उसने लड़की को नीचे उतारते हुए कहा, तुम्हारी ये कोशिश तो नाकाम हो गई, अगली बार फिर से ट्राई करना। और हाँ, अगली बार जब कभी भिखारिन का भेष बनाओ तो हाथ में हीरे की अंगूठी कभी मत पहनना। फिर वो हंसते हुए वहां से अपने साथियों के साथ चला गया। कोतवाल की लड़की हाथ मलती रह गई। अध्याय 10। अपने इस प्लान में भी असफल रहने पर अब कोतवाल ने एक नई तरकीब सोची। शहर में आर्थर नाम का एक बड़ा ही नामी गिरामी पहलवान था। उसे कुश्ती में अभी तक कोई भी पछाड़ नहीं सका था। कोतवाल उस आर्थर के पास गया और उसने किसी तरह से उसे समझा बुझाकर राजी कर लिया कि वो जंगल में जाए और रॉबिनहुड नाम के लुटेरे को पकड़ ले आए। आर्थर थोड़े बेमन से ही इस काम के लिए राजी हो गया, लेकिन जब वो जंगल में गया और वहां पर रॉबिनहुड से उसका मुकाबला हुआ तो उसकी बहादुरी देखकर वो उसका कायल हुए बिना नहीं रह सका। खुद भी बहादुर था और दूसरे बहादुरों की कद्र करता था। उसने रॉबिनहुड से दोस्ती का हाथ मिला लिया और उसके दल में शामिल हो गया। और जब वो उसके दल के बाकी साथियों से मिला तो वहां लिटिल जॉन को देखकर तो उसकी खुशी की सीमा ही नहीं रही, क्योंकि वो और लिटिल जॉन दूर के रिश्तेदार भी थे। इस तरह से कोतवाल की ये चाल भी असफल हो गई। इसके कुछ दिनों बाद राजा हेनरी की मृत्यु हो गई। इसके बाद उसका लड़का रिचर्ड गद्दी पर बैठा। रिचर्ड जितना बहादुर था उसके साथ ही बड़े कोमल दिल वाला भी था। अभी उसे गद्दी पर बैठे कुछ ही समय हुआ था कि उसके पड़ोसी देश ने राजा हेनरी की मौत का फायदा उठाने के लिए वहां हमला कर दिया। रिचर्ड को उस लड़ाई का दमन करने के लिए राजधानी से बाहर जाना पड़ा। उसकी गैर हाजिरी में युवराज जॉन को राज्य की सत्ता सौंप दी गई। युवराज जॉन एक छोटे दिल का आदमी था। उसने थोड़े ही दिनों में कई बड़े बड़े सरदारों को दरबार से निकाल दिया और उनकी ज़मीनें जब्त कर लीं। जिन लोगों की ज़मीनें जब्त की गई थीं उनमें मैरियन के पिता का नाम भी शामिल था। बात सिर्फ इतनी थी कि वो मैरियन की सुंदरता पर मर मिटा था और उससे शादी करना चाहता था। लेकिन जब मैरियन ने विवाह से इनकार कर दिया तो उसने पहले तो उसके पिता की जागीर जब्त की, फिर उसके ऊपर अतिरिक्त दबाव डाला, और जब मैरियन तब भी राजी नहीं हुई तो उसने उसे तंग करना शुरू कर दिया। उसने मैरियन को इतना तंग किया कि एक दिन वो पुरुषों के कपड़े पहनकर किसी तरह छिपती छिपाती राजमहल से निकल भागी।
वहां से वो सीधी रॉबिनहुड के पास गई और उसने उसे सारी बातें बता दी। ये सब सुनकर रॉबिनहुड को बड़ा गुस्सा आया। वो युवराज जॉन के कारनामे सुनकर सुलग उठा। इतने में ही रॉबिनहुड के साथी एक आदमी को पकड़कर वहां ले आए। उसकी हालत ठीक नहीं थी। मैरियन ने उसे देखते ही पहचान लिया। अरे, ये तो सर रिचर्ड हैं, हमारे देश के बहुत बड़े जागीरदार और राजा के दरबारी हैं ये। रॉबिनहुड ने उनका स्वागत किया और उन्हें आराम से बिठाया। फिर उनके खाने पीने का इंतजाम किया। सर रिचर्ड इन सारी बातों से बड़े खुश हुए। उन्होंने रॉबिन को धन्यवाद देते हुए कहा, आज कितने दिनों के बाद भरपेट खाना खाया है। तुम किसी दिन अपने साथियों के साथ मेरे घर आना, मैं भी तुम्हारा बहुत स्वागत करूंगा। लेकिन फिलहाल तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ हूँ। क्या परेशानी है आपको? क्या बताऊं रॉबिनहुड, मेरा तो भाग्य ही खराब है। बात यह है कि मैं राजा के साथ युद्ध पर गया हुआ था, लेकिन मैं वहां घायल हो गया, जिससे मुझे बीच में ही लौटना पड़ा। मेरा एक बेटा है जो बहुत ही बहादुर और निडर है। एक दिन वो दंगल में एक बड़े सरदार के साथ लड़ने गया। दोनों में जमकर लड़ाई हुई। दंगल में वो सरदार जख्मी हो गया और कुछ ही दिनों बाद चल बसा। जब राजकुमार जॉन को ये सब पता लगा तो उसने तुरंत मेरे लड़के को अपने सिपाहियों से पकड़वा लिया। वो पहले ही पता नहीं क्यों उससे थोड़ा नाराज रहता था और अब तो उसे ये अच्छा मौका मिल गया। उसने मेरे बेटे को फांसी का हुक्म दे दिया। अब मेरा एक ही बेटा है और उसको बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता था, और वही मैंने किया भी। मैंने अपना महल जागीर सब कुछ बेच डाला, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ तो मुझे हरफर्ड के बिशप से बहुत सारा पैसा ब्याज पर लेना पड़ा। मैंने उससे 6,000 रुपया लिया था। अब वो मुझे धमकी दे रहा है कि अगर मैंने तुरंत की तुरंत उसका रुपया नहीं लौटाया तो वो मेरी बची खुची ज़मीन जायदाद भी हथिया लेगा और सब कुछ उसका हो जाएगा। अब अगर राजा हेनरी जिंदा होते या राजा रिचर्ड भी यहाँ पर होते तो वो मेरी मदद ज़रूर करते, लेकिन उनके यहाँ ना होने पर कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा है। मेरे एक रिश्तेदार जंगल के इस पार रहते हैं। मैंने उनके बुरे समय में उनका साथ दिया था। मैं उन्हीं से मदद मांगने यहाँ आया था, लेकिन उन्होंने भी मदद करना तो दूर मेरी बात सुनना तक गवारा नहीं किया। मैं वहीं से वापस लौट रहा था कि तुम्हारे साथी मुझे यहाँ पकड़ लाए। रॉबिनहुड कुछ देर तक सोचता रहा। फिर उसने लिटिल जॉन को इशारे से बुलाया और उससे धीरे से कुछ कहा। लिटिल जॉन अंदर गया और एक थैली में 6,000 रुपये लेकर वापस आया। ये लीजिए सर रिचर्ड, इनसे आप बिशप का कर्जा चुका दीजिए। रिचर्ड की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैं तो हर तरफ से मायूस हो चुका था और मेरे पास आत्महत्या के सिवा कोई चारा नहीं बचा था। तुमने ऐसे में मेरी मदद करके मेरे ऊपर बड़ा एहसान किया है रॉबिनहुड। मैं तुम्हारा ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। रॉबिनहुड ने उन्हें पहनने के लिए अच्छे कपड़े और एक घोड़ा दिया और फिर सर रिचर्ड अपने घर चले गए। 2-3 दिन के बाद रॉबिनहुड को पता चला कि हरफर्ड के बिशप जंगल की उत्तर दिशा के पास से होकर गुजरने वाले हैं। रॉबिनहुड उनको मज़ा चखाना चाहता था। उसने एक तरकीब सोची। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर गडरियों का भेष बनाया और फिर वे उस रास्ते पर पहुंच गए जहां से बिशप अपने साथियों के साथ निकलने वाला था। वहां पर उन्होंने एक जगह आग जलाकर एक हिरन को मारकर उसका मांस भूनना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद पादरी और उसके साथी वहां से निकले। हिरन के मांस की भीनी भीनी खुशबू से पादरी के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा कि वो और उसके साथी इन गरीब लोगों को हड़काकर यहाँ से भगा देंगे और फिर हिरन के मांस की दावत उड़ाएंगे। उसने उन लोगों को डरा धमकाकर वहां से जाने को कहा, लेकिन भला रॉबिनहुड के सामने उसकी कहाँ चलने वाली थी। थोड़ी देर की बहस के बाद रॉबिनहुड ने कहा, अरे पादरी साहब, यूं आपस में लड़ने से क्या फ़ायदा है। आइए आप भी हमारे साथ भोजन कीजिए। पादरी को तो जैसे मुँह मांगी मुराद मिल गई। वो और उसके साथी तुरंत घोड़ों से नीचे उतरकर पत्थरों पर बैठ गए। सबको खाना परोसा गया और सबने स्वाद ले लेकर खाया। फिर वे जाने के लिए उठ खड़े हुए। रॉबिनहुड ने मुस्कुराकर बोला, अरे पादरी साहब, जाने से पहले खाने के दाम तो देते जाइए। दाम? कैसे दाम? मैं पादरी हूँ और मेरे पास कोई रुपए नहीं है, और भला खाने के भी कोई दाम मांगता है। रॉबिनहुड मुस्कुराकर बोला, अच्छा, अगर आपके पास रुपए नहीं हैं तो फिर ये जो आपकी कमर पर थैली बंधी है, इसमें क्या है? पादरी तुरंत उस थैली को पीछे छिपाने लगा। असल में ये वही थैली थी जो सर रिचर्ड ने उसे दी थी। पादरी उसी दिन उससे अपना 6,000 रुपया वसूल करके लाया था। रॉबिनहुड ने अपने साथियों को आदेश दिया कि वो थैली पादरी से छीन ली जाए। उसने उसे बचाने की भरसक कोशिश की, लेकिन नहीं बचा पाया। फिर पादरी ने उसे भगवान के नाम पर डराने की कोशिश की कि एक समय के भोजन की कीमत कहीं 6,000 रुपये होती है। इस पर रॉबिनहुड ने गुस्से से पादरी से कहा, ये बात एक समय के भोजन की नहीं है पादरी साहब। मेरा एक मित्र इस समय संकट में फंसा है।
आप पादरी लोग हमेशा यही उपदेश देते हैं ना कि दूसरों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। तो मेरे उस दोस्त ने किसी समय एक पादरी से 6,000 रुपया उधार लिया था और अब वो पादरी उसे धमकी दे रहा है कि अगर उसने रुपया वापस नहीं लौटाया तो वो उसकी सारी जमीन जायदाद जब्त कर लेगा। तो अब आप ही बताइए, क्या ऐसे में अपने दोस्त की मदद करना मेरा कर्तव्य नहीं है? आपके इस रुपये से मैं उसी की सहायता करूंगा, समझे आप? पादरी गुस्से से बोला, तुम मेरा पैसा इस तरह से छीन नहीं सकते, मैं तुम्हें इसका मजा चखा कर ही रहूंगा। अब रॉबिनहुड को गुस्सा आ गया। उसके साथियों ने सारे सिपाहियों को मार पीट कर वहां से भगा दिया और पादरी को उल्टा मुंह करके घोड़े की पीठ पर बिठाकर रस्सी से बांध दिया और घोड़े को चाबुक मारकर नॉटिंघम के रास्ते पर छोड़ दिया। घोड़ा एक वफादार जानवर होता है, वो अपने मालिक और अपने घर को अच्छी तरह पहचानता है, इसीलिए वो पादरी को सीधा उसके घर ले गया। घर पहुंचते पहुंचते तक पादरी की हालत खराब हो चुकी थी। उसके घर वालों और नौकरों ने जैसे तैसे उसे संभाला और 8-10 दिन बाद जब उसकी हालत थोड़ी संभली तो अब वो पहले से भी ज्यादा रॉबिनहुड से बदला लेने की आग में जल रहा था। अध्याय 11। जब पादरी पूरी तरह ठीक हो गया तो राजा जॉन के पास दरबार में पहुंचा। उसने सारा किस्सा उसे नमक मिर्च लगाकर सुनाया और राजा से परमिशन मांगी कि कोतवाल के बस का तो कुछ हो नहीं रहा है, तो इस बार पादरी को रॉबिनहुड को पकड़ लाने की आज्ञा दी जाए और उसके लिए उसे काफी मात्रा में सिपाही भी दिए जाएं। राजा ने उसकी बात मान ली और पादरी अपने साथ बहुत से सिपाही लेकर जंगल के लिए चल पड़ा। उस दिन रॉबिनहुड किसी काम से अकेला ही अपने घोड़े पर जा रहा था। पादरी ने दूर से उसे देखा और अपने सारे घुड़सवार उसके पीछे दौड़ा दिए। अचानक इस हमले से घबराकर रॉबिनहुड एक पल के लिए चौंका। फिर इतने सारे घुड़सवारों को देखकर वो मामले की नज़ाकत को समझ गया। अपने घोड़े को जबरदस्त एड़ लगाकर वो भाग खड़ा हुआ। बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे थे। रॉबिनहुड का घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा था, लेकिन पादरी और सिपाहियों के घोड़े भी कम नहीं थे। फर्क था तो सिर्फ इतना कि रॉबिनहुड ऐसे ऐसे मुश्किल रास्तों का प्रयोग कर रहा था जहां पादरी और सिपाहियों के घोड़ों को परेशानी हो रही थी। यही कारण था कि उसका घोड़ा कुछ आगे निकल गया। कुछ ही दूरी के बाद घना जंगल खत्म हो जाता था और जंगल खत्म हो जाने पर उसका पकड़ा जाना और भी आसान हो जाता। रॉबिनहुड इसी दुविधा में पड़ा था कि कैसे उन लोगों को चकमा दे। तभी उसे सामने एक झोपड़ी दिखाई दी। वो घोड़े से उतरकर तुरंत झोपड़ी के अंदर पहुंचा। वहां पर एक बुढ़िया बैठी चरखा काट रही थी। उसने उससे मदद की गुहार लगाई और उसे कहीं छुपा देने के लिए कहा। बुढ़िया ने उसे सुझाव दिया, अरे तुम अपनी तुरही बजाकर अपने साथियों को क्यों नहीं बुला लेते मदद के लिए? रॉबिनहुड बोला, मेरे साथी यहाँ से बहुत दूर हैं। जब तक वो यहाँ पहुंचेंगे तब तक पादरी के सिपाही मुझ पर हमला करके मुझे पकड़ लेंगे, इसलिए इस समय सिर्फ छिप जाना ही इनसे बचने का एकमात्र तरीका है। बुढ़िया ने एक पल सोचा और फिर बोली, देखो यहाँ छिपने के लिए तो कोई जगह नहीं है, लेकिन एक रास्ता है। तुम मेरे कपड़े पहन लो और मैं तुम्हारे, फिर तुम यहाँ मेरी जगह बैठ जाना, तो पादरी के सिपाही तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। रॉबिनहुड को यह तरकीब पसंद आई और उसने तुरंत ही बुढ़िया के कपड़े पहन लिए और चरखे के पास जाकर बैठकर सूत काटने लगा। थोड़ी ही देर में पादरी और उसके सिपाही वहां आ पहुंचे। एक ने बाहर से चिल्लाकर बुढ़िया से पूछा, ए बुढ़िया, क्या तूने रॉबिनहुड नाम के लुटेरे को यहाँ से जाते देखा है? अरे बेटा, मैं तो उसे रोज ही देखती हूँ, लेकिन वो लुटेरा नहीं है, वो तो मसीहा है, वही तो हम गरीबों को खाने को देता है। पादरी ने गुस्से से कहा, ए बुढ़िया, हम यहाँ उसकी तारीफ सुनने नहीं आए हैं, हम ये पूछने आए हैं कि वो कहाँ है। अगर पता है तो बता फटाफट। ये बात सुनकर बुढ़िया हाथ जोड़कर कांपते कांपते बोली, मुझ पर दया कीजिए पादरी साहब, वो इस समय मेरी झोंपड़ी में छिपकर बैठा है, लेकिन उसे जिंदा पकड़ना असंभव है। अरे वो हमारा काम है, तू हट यहाँ से। फिर उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, तुम अंदर जाकर उस लुटेरे को पकड़ कर लाओ और अगर वो आसानी से हाथ ना आए तो झोंपड़ी में आग लगा देना। बुढ़िया सहमकर बोली, अरे मेरी झोंपड़ी में आग क्यों लगवा रहे हो? अगर आग लगी तो मैं भी तो जल जाऊंगी। तब पादरी ने कहा, आग लगाने से पहले इसका चरखा निकालकर बाहर रख दो और बुढ़िया चल तू भी निकल बाहर। रॉबिनहुड धीरे धीरे बुढ़िया की तरह कमर झुकाए और लाठी टेकते बाहर निकल आया। उसके बाहर निकलते ही सिपाही झोंपड़ी में घुस गए, लेकिन अंदर घुसकर भी जिस जगह बुढ़िया रॉबिनहुड का भेष बनाए बैठी थी वहां तक जाने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। सब दूर से ही लाठी पटकने के साथ साथ एक दूसरे को आगे बढ़ने को कहने लगे। सब रॉबिनहुड के तीरों से डरते थे। उधर बुढ़िया ने जब ये समझ लिया कि पादरी के सभी सिपाही सिर्फ मुख्य द्वार पर ही खड़े हैं, तो वो चुपके से झोंपड़ी के पीछे की तरफ निकल गई। सबकी नजरों से बचती बचाती वो उस तरफ आई जहां रॉबिनहुड बुढ़िया बना बैठा था। उसने इशारे से उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा
और उसे अपने पास बुलाकर धीरे से बोली, इस झाड़ी के पीछे छिपकर अपने कपड़े वापस पहन लो और मेरे कपड़े मुझे दे दो और फिर यहाँ से भाग जाओ। रॉबिनहुड ने फुर्ती से ऐसा ही किया। अपने कपड़े वापस पहनकर वो वहां से नजर बचाकर चलता बना। पादरी के सिपाही अभी तक अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। दूसरी तरफ बुढ़िया अपने कपड़े वापस पहनकर फिर से झोंपड़ी के सामने आ खड़ी हुई और सिपाहियों को डांटते हुए कहने लगी, अरे तुम्हारा सत्यानाश हो, तुमने मेरे सारे खिड़की दरवाजे तोड़ डाले। मेरे पास यही तो एक रहने का ठिकाना था, अगर ये भी नहीं रहा तो मैं कहाँ रहूंगी कमबख्तों। इस पर पादरी उसे बुरा भला कहने लगा। अब तक जो सिपाही झोंपड़ी के अंदर घुसे हुए थे उन्होंने किसी तरह हिम्मत जुटाकर पूरी झोंपड़ी की तलाशी ली, लेकिन वहां उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। वो तेजी से बाहर आए और पादरी से बोले, हुजूर अंदर तो कोई भी नहीं है, झोंपड़ी तो बिल्कुल खाली है। पादरी हक्का बक्का रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये आखिर हुआ क्या। वो अब सोच में पड़ गया कि आगे क्या करे। इतने में ही पीछे से कुछ शोर शराबे की आवाज़ आई और अगले ही पल उन लोगों ने पाया कि वो चारों तरफ से घोड़ों पर सवार हथियारबंद लोगों से घिर चुके हैं। ये सभी रॉबिनहुड और उसके साथी थे, जिनको वहां से भागने के तुरंत बाद ही रॉबिनहुड ने वहां बुला लिया था। बस अब तो इन लोगों के सामने पादरी के सिपाहियों की भला क्या बिसात थी। उन्होंने उन लोगों के सारे हथियार, सारा पैसा छीनकर उन्हें पैदल ही वहां से भगा दिया। लुटा पिटा पादरी जब किसी तरह अपने घर पहुंचा तो उसने फिर कभी रॉबिनहुड से पंगा ना लेने की तौबा कर ली। वो समझ गया था कि उससे पार पाना बिल्कुल संभव नहीं है। वो जितना बहादुर है उतना ही चुस्त और चालाक भी है। अब पादरी ने तो हथियार डाल दिए, लेकिन कोतवाल अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। वो फिर से रॉबिन को पकड़ने की कोई नई तरकीब सोचने में जुट गया। कई दिन सोचने के बाद आखिरकार उसे एक नई तरकीब सूझी। उसे याद आया कि रॉबिनहुड की एक कमजोरी है और वो है दंगल। दंगल कहीं भी और कैसा भी हो, रॉबिनहुड और उसके साथी उसमें भाग लेने जरूर आते हैं। तो अगर एक दंगल का मुकाबला करवाया जाए तो वो उसमें भाग लेने जरूर आएंगे और तब उनको आसानी से पकड़ा जा सकेगा। अगले ही दिन उसने पूरे शहर में डुग्गी पिटवाकर ऐलान करवा दिया कि अगले हफ्ते नॉटिंघम में एक दंगल होने जा रहा है और जो इसमें जीतेगा उसे सोने का तीर इनाम में दिया जाएगा। रॉबिनहुड तक जब ये बात पहुंची तो वो बड़ा ही खुश हुआ और अपने साथियों से दंगल में चलने की तैयारी करने को कहने लगा। लेकिन मैरियन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसने कहा, ये तुम गलती कर रहे हो रॉबिनहुड, ये जरूर कोतवाल की कोई चाल है। वो कैसे? रॉबिनहुड ने पूछा। इस पर मैरियन बोली, राज्य के नियमों के अनुसार दंगल का आयोजन साल में एक बार होता है और पिछला दंगल हुए अभी कुछ महीने ही हुए हैं। तो ऐसे में साल पूरा होने से पहले दूसरे दंगल का ऐलान क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता? और फिर दूसरी बात ये कि राजा तो युद्ध के मैदान में गए हुए हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में वैसे भी दंगल का क्या मतलब है? रॉबिनहुड को बात तुरंत समझ में आ गई। उसने कहा, मैं तुम्हारी बात पूरी तरह से समझ गया हूं मैरियन, लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोतवाल के डर से हम अपने घर में कैद होकर रह जाएं और उसकी चुनौती को स्वीकार ना करें। अगर वो ये षड्यंत्र रच रहा है तो हम इस बार भी उसे मात देकर ही आएंगे। फिर वे सब दंगल में भाग लेने की प्लानिंग बनाने लगे। जिस दिन दंगल शुरू होने वाला था, रॉबिनहुड और उसके साथियों ने अलग अलग भेष बनाया और अपने चेहरों को रंग लिया जिससे वो किसी की पहचान में ना आए। दंगल शुरू हुआ और सिर्फ रॉबिनहुड ने उसमें भाग लिया। उसके साथी चारों तरफ नजर रखने का काम कर रहे थे। रॉबिनहुड ने हर एक प्रतियोगिता को जीत लिया। कोतवाल समझ गया कि हो ना हो यही रॉबिनहुड है। दंगल खत्म होने पर कोतवाल ने खुद अपने हाथों से विजेता यानी रॉबिनहुड को सोने का तीर इनाम में दिया और जैसे ही वो पलटकर जाने लगा, उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दे दिया, पकड़ लो इस लुटेरे को। वो अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि एक जोर का तमाचा उसके मुंह पर पड़ा। उसके पैर लड़खड़ा गए और उसे दिन में तारे नजर आने लगे। उसने सर झटककर अपने पास देखा तो पाया कि लिटिल जॉन उसके सामने खड़ा था। उसी ने ये तमाचा उसे मारा था। अब तो कोतवाल का खून खौल उठा। वो बिजली की सी तेजी से लिटिल जॉन पर झपटा और दोनों में भयंकर हाथापाई शुरू हो गई। रॉबिनहुड के बाकी साथी और कोतवाल के आदमी भी आपस में एक दूसरे से गुथ गए। जब तमाशा देखने वालों ने ये सब देखा तो वो समझ गए कि ये दंगल विजेता रॉबिनहुड है और कोतवाल और उसके आदमी उसे पकड़ना चाहते हैं। ये देखकर बाकी सारे लोग भी कोतवाल के सिपाहियों से भिड़ गए। फिर तो वहां एक अजीब सी अफरा तफरी मच गई। रॉबिनहुड ने उस अफरा तफरी का फायदा उठाकर तुरही बजाकर अपने साथियों को वहां से भाग निकलने का इशारा किया।
वे सब पहले से ही तय दिशा की तरफ भागने लगे। सिपाही भी उनके पीछे पीछे दौड़े। पीछा करने के साथ वे बराबर तीर भी चला रहे थे और दूसरे सिपाहियों को भी सावधान करते जा रहे थे। ऐसे ही एक सिपाही का मारा हुआ तीर सीधा जॉन के पैर में आकर लगा और वो लड़खड़ाकर घोड़े से नीचे गिर गया। रॉबिन हुड ने जॉन को नीचे गिरते देख लिया था, लेकिन वो वेग से आगे निकल गया। फिर घोड़े की लगाम को खींचकर घोड़े को वापस दौड़ाता हुआ जॉन के पास आया और उसका हाथ पकड़कर खींचकर उसने उसे अपने घोड़े पर बैठा लिया। फिर वो तेजी से घोड़ा दौड़ाता हुआ वहां से निकल गया। अध्याय 12। किसी तरह बच बचाकर सभी लोग भाग आए। जंगल में पहुंचकर घायलों को एक तरफ लिटा दिया गया और मेरियन और दल के बाकी लोग उनकी सेवा करने लगे। सबसे अधिक बुरी हालत थी लिटिल जॉन की। जख्मी होने की वजह से वो बेहोश हो चुका था। रॉबिन हुड ने अपने एक साथी से कहा, तुरंत टक फकीर को बुलाकर लाओ, वही लिटिल जॉन का उपचार कर सकता है। उसका घर यहाँ से थोड़ा आगे जाकर बाईं ओर टीले के पीछे एक झोंपड़ी में है। फिर उसने अपने दूसरे साथियों से कहा, बिल स्टेंटली कहाँ है, उसे मेरे पास भेजो। थोड़ी देर खोज करने के बाद पता चला कि बिल स्टेंटली तो वहां पर है ही नहीं। रॉबिन समझ गया कि कोतवाल के आदमी उसे पकड़ने में सफल हो गए हैं, तो उसे वापस जाकर लेकर आना पड़ेगा। तब तक टक फकीर भी आ पहुंचा था और उसने जॉन के जख्म को देखकर बताया कि कोई घबराने की बात नहीं है, थोड़े दिन के इलाज से वो अच्छा हो जाएगा। रॉबिन हुड निश्चिंत होकर बिल स्टेंटली को वापस लाने चला गया। शहर पहुंचकर उसे पता चला कि वहां पर अगले दिन बिल को फांसी पर चढ़ाने की तैयारियां की जा रही हैं। रॉबिन हुड ने नगर के पूर्वी दरवाजे के पास अपने साथियों को इकट्ठा किया और कहा, हम लोगों को कुछ देर तो जंगल में ही छिपे रहना पड़ेगा। हम में से कोई एक आदमी अंदर जाएगा, पहले वो अंदर से खबर लाएगा, तब दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश की जाएगी। बिना दरवाज़ा खुले तो अंदर घुसना मुश्किल होगा। तभी कुछ दूरी पर एक युवा पादरी आता हुआ दिखाई दिया। रॉबिन हुड उसके पास गया और उसने पूछा, कहिए पादरी साहब, शहर के क्या हालचाल हैं? मैंने सुना है कि आज किसी लुटेरे को फांसी पर चढ़ाया जाने वाला है। जी हाँ, पादरी बोला। रॉबिन हुड ने कहा, तो फिर ऐसे मौके पर आप कहाँ जा रहे हैं? फांसी के समय उसे भगवान का नाम याद कौन दिलाएगा और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कौन करेगा? पादरी बोला, लेकिन अब तो अंदर जाना संभव नहीं है, सारे दरवाजे बंद हैं, और फिर मैं तो एक छोटा मोटा पादरी हूँ, मुझे तो पहरेदार किसी भी हालत में अंदर नहीं जाने देंगे। पादरी को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था कि वो रॉबिन हुड ही है और अपने साथी को छुड़ाने की तरकीब जुगाड़ कर रहा है। यही सोचकर उसने रॉबिन से कहा, इधर के दरवाजे के पास तो बहुत कड़ा पहरा है, लेकिन उत्तर के दरवाजे के पास इतना कड़ा पहरा नहीं है। इसके अलावा वहाँ पास ही एक टीला भी है जिसे पार करके अंदर जाया जा सकता है। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। रॉबिन हुड अपने साथियों के साथ उत्तरी दरवाजे के पास पहुंच गया। आर्थर आगे बढ़ा। दरवाजे के आगे एक बड़ी खाई थी, लेकिन उसमें पानी नहीं था। आर्थर आसानी से उसे पार करके दरवाजे के पास पहुंचा। वहां पर एक बेल चढ़ी हुई थी, उसी को पकड़कर वो ऊपर चढ़ गया और अंदर जा पहुंचा। अंदर एक पहरेदार खड़ा था। आर्थर ने पीछे से जाकर उसका गला दबोच लिया और उसे वैसे ही खींचता हुआ दरवाजे के पास की कोठरी में ले गया। उसने इस बात का पूरा ख्याल रखा था कि वो चीखने ना पाए। वहां पहुंचकर आर्थर ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसके हाथ पैर बांध दिए और उसकी वर्दी खुद पहनकर दरवाजे के पास आ गया और फिर उसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही रॉबिन अपने साथियों को लेकर अंदर घुस गया। फिर वे एक जगह बैठकर ये तय करने लगे कि आगे की कार्यवाही किस प्रकार करें ताकि स्टेंटली को बचाकर निकाल ले जा सकें। उधर बिल स्टेंटली को पहले तो पूरी उम्मीद थी कि उसके दोस्त उसे छुड़ाने ज़रूर आएंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी आशा निराशा में बदलती गई। इतने में एक पादरी कोतवाल के पास आकर बोला, हुजूर, इस गरीब को तो मरना ही है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं ज़रा इसे ईश्वर की याद दिला दूं। इस तरह मरने पर इसकी आत्मा को शांति मिलेगी। हरफर्ड का पादरी भी वहीं कोतवाल के पास खड़ा था। उसने नाराज़ होकर कहा, नहीं नहीं, ऐसे पापी को ईश्वर का नाम सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोतवाल को इसमें कोई हर्ज नहीं लगा। उसने कहा, ठीक है पादरी साहब, तुम इसे थोड़ी देर तक उपदेश दे सकते हो। मरने वाले के साथ इतना तो उपकार किया ही जा सकता है। पादरी बिल के पास गया और धीरे से बोला, घबराओ मत बिल, लड़ने के लिए तैयार रहो। फिर उसने अपने कपड़ों में छिपा एक छुरा निकाला और उसके बंधन काट दिए। ये पादरी रॉबिन हुड का ही एक साथी था। कोतवाल चिल्लाया, अरे ये क्या हो रहा है, पकड़ो इस बदमाश को। सिपाही उन पर टूट पड़े। इसी बीच रॉबिन हुड ने अपनी तुरही बजा दी और उस आवाज़ को सुनते ही उसके साथियों ने सिपाहियों पर तीरों की बौछार कर डाली। इस अचानक हमले से घबराकर सिपाही इधर उधर भागने लगे। बिल स्टेंटली और वो जवान पादरी भी आकर लड़ाई में उनका साथ देने लगे। फिर रॉबिन हुड ने दूसरी बार तुरही बजाकर
अपने साथियों को वहां से भाग निकलने का संकेत किया। सब लोग दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन उन्होंने देखा कि वहां बहुत सारे सिपाही रास्ता रोके खड़े थे। रॉबिन हुड चिल्लाकर बोला, तुरंत दक्षिणी दरवाजे की तरफ बढ़ो। वो दरवाज़ा खुला था और वहां सिपाही भी कम थे। रॉबिन हुड के साथी जल्दी ही उन थोड़े से सिपाहियों पर विजय पाकर दरवाज़ा पार करने में सफल हो गए। ये दरवाज़ा वैसे तो शेरवुड के जंगल की तरफ ही पड़ता था, लेकिन सामने ही एक पहाड़ भी था और उस पहाड़ को पार किए बिना जंगल में जाना संभव नहीं था। कोतवाल के सिपाही बुर्ज पर चढ़कर उन लोगों पर तीर चलाने लगे। बड़ी मुश्किल से वे लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल पहुंचने में सफल हुए। रास्ते में रॉबिन हुड के हाथ में चोट आ गई और खून बहने लगा। ये देखकर वो जवान पादरी जल्दी से आगे बढ़ा और उसने फौरन अपनी जेब से रुमाल निकालकर रॉबिन हुड के हाथ पर बांध दिया। रॉबिन हुड बुरी तरह चौंक पड़ा। वो मैरियन का रुमाल था। क्या ये तुम हो मैरियन? उसने पूछा। जी हाँ, तुम मुझे लड़ाई में भाग लेने के लिए नहीं आने देना चाहते थे, इसलिए मजबूरी में मुझे पादरी का वेश भरना पड़ा। रॉबिन हुड मुस्कुराकर कुछ कहने ही वाला था कि तभी बिल वहां आकर बोला, अरे जल्दी करो, हम लोग चारों तरफ से घिर गए हैं, लगता है इस बार बचकर नहीं निकल पाएंगे। सब लोग चौंक कर खड़े हो गए। उन्होंने देखा सचमुच पहाड़ की तरफ से बहुत सारे घुड़सवार तेजी से दौड़े आ रहे थे। इससे पहले कि वो आगे के लिए कुछ सोचते, मैरियन एकदम से बोली, रॉबिन जरा गौर से देखो तो, सबसे आगे वाले घुड़सवार के हाथ में सफेद कपड़े का झंडा है। इसका क्या मतलब? रॉबिन ने चौंक कर कहा। मतलब ये कि सफेद कपड़े का झंडा शांति की निशानी होता है, युद्ध की नहीं। ये जरूर हमारे कोई हितैषी लोग हैं। रॉबिन हुड गौर से उन घुड़सवारों को देखने लगा। थोड़ा और करीब आते ही वो सबसे आगे वाले व्यक्ति को पहचान गया। अरे ये तो सर रिचर्ड और उनके सिपाही हैं, ये हमारे दुश्मन नहीं हैं। जब सर रिचर्ड करीब आ गए तो रॉबिन हुड ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। वे मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें मुसीबत में जानकर मैं अपने सिपाहियों को साथ लेकर आया था तुम्हारी सहायता के लिए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम सब ठीक ठाक हो। चलो अब जब हम यहाँ मिल ही गए हैं तो मेरा महल यहाँ से पास ही है, सब लोग वहीं चलते हैं। सब लोग खुशी खुशी सर रिचर्ड के महल में चले गए। वहां पर उनका काफी स्वागत सत्कार किया गया। कोतवाल को जब पता चला कि सर रिचर्ड ने उन लोगों को अपने महल में ठहरा रखा है तो वो अपने सिपाहियों को लेकर वहां पहुंचा और उसने सर रिचर्ड से कहा कि उन लोगों को कोतवाल को सौंप दे, लेकिन सर रिचर्ड ने उसे हड़काकर वहां से भगा दिया, क्योंकि कोतवाल आखिर कोतवाल था और सर रिचर्ड एक बड़े जागीरदार थे। अध्याय 13। उधर तब तक राजा साहब युद्ध से वापस लौट आए थे। उनके आने की खबर सुनकर कोतवाल भागा भागा उनके पास पहुंचा और उसने सर रिचर्ड की शिकायत करते हुए कहा, महाराज, सर रिचर्ड नामी लुटेरे रॉबिन हुड से मिल गए हैं। और उसने सारी घटना उनको कह सुनाई। राजा को ये सब सुनकर यकीन नहीं आया। वो सर रिचर्ड को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने तुरंत उन्हें बुलाने का आदेश दिया। सर रिचर्ड ने राजा के पास पहुंचकर कहा, राजा साहब, ये सच है कि रॉबिन हुड एक लुटेरा है, लेकिन वो हमेशा उन्हीं लोगों को लूटता है जो किसी न किसी तरह समाज के गरीब और बेसहारा लोगों का शोषण करते हैं। वो उन सब के लिए मसीहा है। और तुम ये सब कैसे कह सकते हो? राजा ने पूछा। क्योंकि मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैंने उसे बहुत करीब से देखा है, परखा है और जांचा है। लेकिन हम ये कैसे यकीन करें कि तुम्हारी बात सही है? महाराज, इसके लिए तो आपको राज्य के गरीब लोगों से मिलना पड़ेगा। उन असहायों और बेसहाराओं से मिलना होगा जो सिर्फ रॉबिन हुड के बल पर ही जी रहे हैं, और फिर आप खुद ही समझ जाएंगे कि मेरी बात सही है या गलत। राजा ये बात सुनकर काफी प्रभावित हुआ और उसने निश्चय किया कि वो खुद रॉबिन हुड से मिलेगा। दूसरी तरफ लिटिल जॉन को ज्यादा घायल अवस्था में देखकर फकीर टक उसे इलाज के लिए अपने साथ अपनी कुटिया पर ले आया था। धीरे धीरे जॉन ठीक हो रहा था। जब वो पूरी तरह ठीक हो गया तो एक दिन उसने फकीर टक से कहा, फकीर साहब, अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, मैं अपने साथियों के पास वापस जाना चाहता हूँ। फकीर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन तुम अकेले मत जाओ। मैं कल खुद तुम्हारे साथ चलकर तुम्हारे साथियों तक तुम्हें पहुंचा दूंगा। ठीक है फकीर साहब। जॉन बेसब्री से अगला दिन होने का इंतजार करने लगा। अगले दिन फकीर टक लिटिल जॉन को रॉबिन हुड के पास पहुंचा आया। वापस लौटकर आने में उसे काफी रात हो गई थी। वो अपनी झोंपड़ी का दरवाजा बंद करके सोने की तैयारी करने लगा। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। टक ने दरवाजा खोला तो पाया कि बाहर एक हथियारबंद सैनिक खड़ा था। उसके पास एक काले रंग का घोड़ा था। उसने कहा, फकीर साहब, मैं रास्ता भटक गया हूँ, क्या आप आज रात मुझे यहाँ रुकने की आज्ञा दे सकते हैं? फकीर ने इनकार करते हुए कहा, अरे भाई, मेरी इस झोंपड़ी में इतनी जगह कहाँ है जो तुम्हें ठहरा सकूं? तुम कहीं और चले जाओ।
अरे फकीर साहब, अब इतनी रात को मैं कहाँ धक्के खाता फिरूंगा। बस आज ही रात की तो बात है, मैं कहीं भी एक कोने में पड़ा रहूंगा। अंत में मजबूर होकर टक ने उसे अंदर बुला लिया। फिर उसने उससे पूछा, कुछ खाया है या भूखे हो? सैनिक ने ना में सिर हिला दिया। टक ने उसे खाना खिलाया और उसके बाद वो सैनिक सो गया। सुबह काफ़ी जल्दी ही सैनिक उठकर तैयार हो गया और फकीर से बोला, फकीर साहब, क्या आप रॉबिनहुड को जानते हैं? टक ये सुनकर बुरी तरह से चौंक पड़ा, लेकिन अनजान बनकर बोला, अरे नहीं भाई, मैं तो सीधा साधा फकीर हूँ, मैं भला लुटेरों के बारे में क्या जानूँ। सैनिक बोला, देखिए, मैं रॉबिनहुड के नाम महाराज का एक संदेशा लेकर आया हूँ, मेरा उससे मिलना बहुत ज़रूरी है। संदेशे की बात सुनकर टक ने कहा, भाई मैंने सुना तो है कि इन पहाड़ियों के पीछे ही कहीं रहता है वो, लेकिन मुझे ठीक से कुछ पता नहीं है। तो क्या आप मेरे साथ चलने का कष्ट करेंगे? आपके साथ होने से शायद मैं उसे जल्दी ढूंढ पाऊँ। काफ़ी समझाने बुझाने के बाद फ़कीर उस सैनिक के साथ चलने को तैयार हो गया। दोनों साथ साथ जंगल की तरफ चल पड़े। अभी उन्होंने थोड़ा ही रास्ता तय किया था कि एक आदमी लपक कर झाड़ी से बाहर आया और उसने सैनिक से पूछा, कौन हो तुम? इस रास्ते पर तुम इससे आगे नहीं जा सकते हो। टक ने पहचान लिया था कि वो रॉबिनहुड ही है, लेकिन वो चुपचाप खड़ा रहा। सैनिक ने पूछा, क्यों भाई, आगे क्या रास्ता बंद है जो मैं इधर से नहीं जा सकता? रास्ता तो बंद नहीं है, लेकिन इस रास्ते पर प्रवेश बंद है। ये कोई सार्वजनिक रास्ता नहीं है जो तुम मुंह उठाए चले जा रहे हो। इस पर सिपाही बोला, देखो भाई, मैं महाराज का दूत हूँ और रॉबिनहुड को ढूंढ रहा हूँ। मेरे पास उसके लिए महाराज का संदेशा है। महाराज का नाम सुनकर रॉबिनहुड ने कहा, ईश्वर हमारे महाराज का कल्याण करे, मैं ही रॉबिनहुड हूँ। आप ऐसा कीजिए, हमारे डेरे पर चलिए, वहीं पर आप महाराज का संदेश मुझे सुनाइएगा। फिर वो उन दोनों को अपने डेरे पर ले गया। महाराज के दूत को देखकर सब लोग खुश हुए और उन्होंने उसके स्वागत के लिए तरह तरह के भोजन का इंतजाम किया। इतने में रॉबिनहुड का एक साथी दौड़ता हुआ आया और बोला, सर रिचर्ड अपने कुछ सिपाहियों को लेकर आ रहे हैं। ये बात सुनकर सब लोग खुश हो गए। रॉबिनहुड अपने साथी से बोला, हाँ हाँ जाओ, जल्दी से सर रिचर्ड को भी यहीं ले आओ, आज तो बहुत ही खुशी का दिन है। वो आदमी जल्दी से सर रिचर्ड को बुलाने के लिए दौड़ पड़ा, जबकि वहां बैठे सैनिक के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। थोड़ी ही देर में सर रिचर्ड अपने साथियों के साथ वहां आ पहुंचे। जैसे ही उनकी नज़र उस घुड़सवार पर पड़ी तो वो चौंक कर बोले, महाराज आप यहाँ? अब तो सब लोग बुरी तरह से हैरानी में पड़ गए। वो सैनिक भी अब मंद मंद मुस्कुरा रहा था। कोई भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वहां पर एकदम सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद इस सन्नाटे को सर रिचर्ड की ही आवाज़ ने तोड़ा। उन्होंने रॉबिनहुड से कहा, तुम बड़े ही खुश नसीब हो रॉबिनहुड कि महाराज खुद तुम्हारे घर आए हैं। ये सुनकर कि वो इंग्लैंड के सम्राट हैं, सब लोग राजा के सम्मान में सर झुकाकर खड़े हो गए और जय जयकार करने लगे। रॉबिनहुड ने सिर झुकाकर राजा को सलाम किया और बोला, महाराज आपने यहाँ आकर हमारा बहुत मान बढ़ाया है। आपने यहाँ आकर हमारा बहुत मान बढ़ाया है। यदि हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहें तो भी वो हमारी बिसात से बाहर है। मैंने और मेरे साथियों ने बहुत से अपराध किए हैं महाराज, लेकिन हमें उन अपराधों को करने के लिए मजबूर किया गया था। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब अन्याय और शोषण के शिकार हैं, और इसी अन्याय का बदला लेने के लिए ही हम में से हर एक लुटेरा बना, जिसके कारण हमें घर गृहस्थी का सुख चैन त्याग कर जंगल में रहने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन हम लोग आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस बार हमें क्षमा कर दिया जाए। हम आपसे वादा करते हैं कि जब तक हम जीवित रहेंगे हमेशा महाराज की सेवा करते रहेंगे और जीवन में फिर कभी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसके कारण हमें आपके चरणों को छोड़कर जंगल में रहना पड़े। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरी उम्मीद है कि आप हमें क्षमा करके हमारा गौरव बढ़ाएंगे। महाराज रॉबिनहुड की बात से काफ़ी प्रभावित हुए और बोले, रॉबिनहुड, मैं तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की बहादुरी और सच्चाई को देखकर बहुत खुश हूँ। ये ठीक है कि तुमने अन्याय का विरोध करने के लिए ये सब किया, लेकिन इस तरह से कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है और ना ही कभी इसकी आज्ञा दी जा सकती है। लेकिन खैर, क्योंकि तुम लोग मुझसे वादा कर रहे हो और बहादुर आदमी अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटते, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। मुझे आशा है कि तुम और तुम्हारे दूसरे साथी राज्य की सेवा को ही अपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य समझोगे। राजा ने इतना ही कहा था कि वहाँ मौजूद सभी लोग खुशी से चिल्ला पड़े और ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगे। जब तालियों का शोर कम हुआ तो राजा ने फिर से कहा, तुम जैसे बहादुर और शक्तिशाली लोगों को जेल में बंद करना कोई बुद्धिमानी नहीं है। मेरी भी यही इच्छा है
कि तुम लोग अपनी बुद्धि और विवेक से देश का गौरव बढ़ाओ, और ये तभी हो सकता है जब तुम लोग राज्य के कार्य में मेरा हाथ बटाओ। और इसीलिए मैं आज से लिटिल जॉन को नॉटिंघम शहर का कोतवाल बनाता हूँ, बिल को अपने दरबार में सरदार का खिताब देता हूँ, और स्टेंटली को मैं अपने सरदारों का तीरंदाज बनाता हूँ। फिर सम्राट ने मैरियन को अपने पास बुलाया, जो एक तरफ खड़ी उनको देख रही थी। उसका हाथ थामकर सम्राट बोले, और मैं मैरियन का हाथ रॉबिन हुड के हाथ में सौंपता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, तो अच्छे काम में देरी क्या करनी। आओ, इस जंगल में ही तुम दोनों का विवाह कराकर यहीं पर मंगल मनाया जाए। पादरी साहब कहाँ हैं? पादरी वहीं पर उपस्थित था। उसे देखकर सम्राट बोले, आइए पादरी साहब, हमारे देश के मशहूर तीरंदाज का विवाह इस बहादुर लड़की से कर दीजिए। पादरी भला इस मौके को कहाँ चूकने वाला था। उसने वहीं पर दोनों का विवाह करा दिया और सब लोग खुशी से नाच गाने लगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। जल्दी ही एक और कहानी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा।